ठीक है भाई, आ जाइए फटाफट आइए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए भाई, सॉलिड स्टेट की क्लास है जिसका हम काफ़ी दिनों से इंतजार करते रहते हैं। आइए भाई दोस्तों, फटाफट आइए और स्टार्ट करते हैं अपनी सॉलिड स्टेट की क्लास। ठीक है, तो इनिशियली मैं आपको बता दूं, जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि लाइक बैच स्टार्ट और आपका 7 तारीख को, 8 तारीख को जैन स्पेशल है, 9 तारीख को CSI नेट स्पेशल है और 10 तारीख को गेट स्पेशल है। अगर आप 2 ईयर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो 18 जैन स्पेशल है। जैन स्पेशल 2 ईयर है। 19 को नेट स्पेशल 2 ईयर, 2 ईयर तो क्या होता है, 1 ईयर होता है। और गेट का 2 ईयर है, वो 20 को है। ठीक है, 8, 9, 10 को 1 ईयर, 18, 19, 20 को 2 ईयर स्पेशल बैचेस है। जिसको ज्वाइन करना कर सकता है। ठीक है, और इतने सारे अपने 50% ऑफर का ऑलरेडी फायदा उठा सके तो बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। ठीक है तो बच्चों, सॉलिड स्टेट की क्लास है और शुरुआत करते हैं अपनी सॉलिड स्टेट की एनर्जी के साथ। अपनी एनर्जी को बनाए रखे, बरकरार रखे और अपने अपने दोस्तों को सबसे पहले बुला लीजिए। जो दोस्त सबसे पहले यहाँ पे नए नए आए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो प्लीज़, हाँ, न्यू हेयर कट है, खुद ही किया है मैंने, कोई और तो है नहीं भाई, यहाँ पे खुद ही करने वाले हैं। ऐसे पकड़ पकड़ कैसे से काट दिए, बस क्या करें। पर अच्छा है जो कुछ हुआ, रात को काट तो दिए कम से कम, वरना तो मैं थोड़ा सा पता नहीं ऐसा डायनासोर जैसा फील कर रहा था। चलिए भाई जी, यस 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 भाई, आ जाइए फटाफट दोस्तों, फटाफट कनेक्ट हो जाइए। 54 स्टूडेंट्स कनेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। और भी आइए, ऐसे काम ना चलेगा भाई। सॉलिड स्टेट की क्लास है, अजब सॉलिड की गजब कहानी आज फिर शुरुआत करेंगे। और आज की जो कहानी है वो ब्रेक्स लॉ से शुरुआत होती है। क्या चल रहा है, आज की जो कहानी है वो ब्रेक्स लॉ से शुरुआत होगी। हमने काफी कुछ ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, अभी पिछले वाली क्लासेस में एक अभी चीज बची हुई है जिसको हम कहेंगे नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के अलावा नियरेस्ट नंबर, नंबर ऑफ एटम्स, वो वाले हम जो कॉन्सेप्ट है वो अगले क्लास में जब खत्म होगा एक साथ करेंगे। क्योंकि लास्ट क्लास में मिलर इंडिसेस खत्म हुए थे, तो आज जो है वो ब्रेक्स लॉ पढ़ना बनता है। तो ब्रेक्स लॉ की शुरुआत करेंगे। हालांकि ब्रेक्स लॉ देखने में तो ऐसा लगता है n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, पर उस n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा को बनाने के लिए, बरकरार करने के लिए पीछे क्या स्टोरी चल रही है वो जानना जरूरी है। अगर आपने अभी नहीं जाने तो बाद में कभी नहीं जानेंगे, और कभी नहीं जानेंगे तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली पहले समझिए चीज़ों को, क्योंकि बाद में जाके आपको दिक्कत आ सकती है चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो ये सॉलिड पढ़ने का आपको ऐसे मौका मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया, तो ऐसे मौके का फायदा उठाते रहें और अच्छी अच्छी चीज़ों को जल्दी जल्दी से अपने मन में बसाते रहें। सामने देखिए, टाइमिंग अच्छी बन रही है आज। पॉपुलेशन कम क्यों है आज? पॉपुलेशन भाई पता नहीं क्या है, अगर मोदी जी की ज़्यादा ही बात मानने लगे, पॉपुलेशन कंट्रोल करना। चलिए ठीक है, सॉलिड जय महाकाल, यस। आज मैं गुस्सा क्यों हूँ? हाउ कैन यू से दैट आई एम एंग्री? मैं गुस्सा कहाँ हूँ, किससे हूँ, मुझे तो खुद नहीं पता। किसने कहा मैं गुस्सा हूँ भाई? शक्ल आज ऐसी हुई है मेरी। चलिए, थोड़ा सा बाल बाल काट के आया तो इसलिए लग रहा होगा मैं भी गुस्सा हूँ। सब स्टूडेंट लगते हैं ऐप पे चले गए। ऐप पे तो क्लास चल रही होगी भाई, अलग चलती है वहाँ तो। ये अलग चल रहा है, वहाँ अलग चल रहा है, सारा का सारा। चलिए भाई, शेयर करो फटाफट और अपने अपने दोस्तों को फटाफट बुला लीजिए, फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। जल्दी से दोस्तों अपने अपने भाई बहन, बंधु, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिसको बुलाना है बुला लीजिए। यस, अभी आए हैं, शेयर वेयर कराता हूँ मैं, एक बार बोलता हूँ उनको ये बुलाते हैं। टाइमिंग, वेद सर की कल एक क्लास है, मैं आपको बता दूं, वेद सर की कल जो है एक महा मैराथन क्लास है, 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। तो मेरी क्लास तो ठीक है, उनकी क्लास में अगर आपकी संख्या इधर उधर हुई तो वो क्लास जो है बीच में छोड़ देते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं ब्रेक्स लॉ की। देखिए, ब्रेक्स लॉ जब स्टार्ट हुआ था, या ब्रेक्स लॉ कहाँ से जनरेट हुआ, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, सब जानना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी कहानी जब हम समझने चलेंगे तो हमने कहा था कि एक एक्सआरडी नाम की एक चीज होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, पाउडर एक्सआरडी नाम की एक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जिसमें क्या होता है, मेरे पास एक यहाँ पे एक सोर्स होता है, सोर्स के ऊपर हम एक सोर्स होता है, यहाँ पे एक सैंपल होता है, इस सैंपल से सोर्स के ऊपर एक्सरे डालते हैं और यहाँ पे एक पर्टिकुलर फिनोमिनन होता है, जिस पर्टिकुलर फिनोमिनन की वजह से मुझे एग्जैक्ट सेम एंगल पर, जिस एंगल पे ये प्रेजेंट है उसी एंगल पर यहाँ पे डिटेक्टर तक मुझे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्टेड या डिफ्रैक्टेड वेव मिल जाती है, पहुंच जाती है। जब जब ऐसी कहानी होगी तो डिटेक्टर बेचारा जब जब उसे सेम एंगल पे मिलेगी तो वो 2 थीटा के कोरस्पोंडिंग यहाँ पे पीक को दिखा देता है एक्सआरडी के अंदर। तो क्वेश्चन ये था कि कब एग्जैक्टली ये वाली पीक इस डिटेक्टर तक पहुंचेगी, कब देखिए ये एग्जैक्टली यहाँ पे कब पहुंचेगी, डिटेक्टर तक कब पहुंचेगी, ऊपर निकल सकती है, नीचे जा सकती है, या फिर उसकी इंटेंसिटी डिटेक्टर तक पहुंचने वाली
कि इंटेंसिटी कम हो सकती है। अब ये इंटेंसिटी क्या बला है, इसको भी समझेंगे हम आज ही। चलिए, तो कहने की बात ये है, यहाँ पे हमने कहा कि किस पर्टिकुलर कंडीशन पर यहाँ पे दोनों के यहाँ पे आने वाली वेव जो होगी वो पर्टिकुलर थीटा पे उसके पास चली जाएगी, किस पर्टिकुलर कंडीशन पे डिटेक्टर तक रिफ्रैक्टेड या डिफ्रैक्टेड वेव पहुंच जाएगी, उस कंडीशन को बताता है ब्रेग्स लॉ। यानी ध्यान रखिए, इस ग्राफ में पीक आना या ना आना कौन डिसाइड कर रहा है, ये डिटेक्टर तक पहुंचने वाली वेव। यानी अगर यहाँ पे वेव नहीं पहुंचेगी तो पीक नहीं आएगी। तो एक किस्म से हम कह सकते हैं, अगर यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो यहाँ पे वेव नहीं जाएगी, यहाँ पे वेव नहीं गई तो यहाँ पे मेरे पास ग्राफ में पीक नहीं आएगी। तो अल्टीमेटली ये कंडीशन जो है वो ग्राफ का बनाना या ना बनाना, ग्राफ में पीक आना या ना आना, उसको डिसाइड कर रहा है। और जब जब ग्राफ में किसी के कॉरस्पॉन्डिंग पीक आना या ना आना डिसाइड होना स्टार्ट हो जाए, वो उस पर्टिकुलर फिनोमिनन जो होता है वो पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल बन जाता है। तो यहाँ पे हमने समझा कि इस फिनोमिनन जो यहाँ पे फिनोमिनन हो रहा है, जिसकी वजह से ग्राफ आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो इसका प्रिंसिपल होगा। और उस प्रिंसिपल को हम नाम देते हैं ब्रेग्स लॉ। एक्सआरडी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इंटरेक्शन ऑफ एक्स-रेज विद सॉलिड होता है, विद सॉलिड एटम्स होता है इन द क्रिस्टल, उसको हम कहते हैं ब्रेग्स लॉ। उस प्रिंसिपल को हम नाम देते हैं एक तरीके से ब्रेग्स लॉ। चलिए, इस ब्रेग्स लॉ को हम समझते हैं अच्छे से। चलिए, कल जो है वो अरे सुमित कुमार, अपने काम पे ध्यान दे यार, हो गया ऐसे साथ चलता रहेगा भाई, क्या करें, अब पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, कोई बात नहीं। चलिए, तो ब्रेग्स लॉ की बात हमने की है, ब्रेग्स लॉ को समझना है। पर ब्रेग्स लॉ पढ़ने से पहले आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आनी चाहिए। और वो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या होंगी, मैंने कहा ब्रेग्स लॉ जो तुम n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा पढ़ते हो, वो तो हम पढ़ेंगे, तो पर उस पे आएंगे, तो पर उसको आने से पहले आपको उससे पहले दो चीजें समझनी पड़ेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, आइए जरा समझते हैं। तुमने एक एक्सआरडी में एक नाम पढ़ा होगा, मान लीजिए एक्सआरडी की मैं फुल डेफिनेशन आपको बताऊं तो क्या है डेफिनेशन, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके। एक्सरे डिफ्रैक्शन, यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक वर्ड यूज हुआ डिफ्रैक्शन। इस डिफ्रैक्शन का इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत बड़ा रोल है। डिफ्रैक्शन को आपने आज से पहले बहुत बार समझा होगा, पर आज आप उसको मैं एक तरीके से आपको थोड़ा सा इजी वे में समझाऊंगा कि डिफ्रैक्शन एक्चुअल में किसे कहते हैं। ठीक है, डिफ्रैक्शन की बात मैंने यहाँ पे की, ये है डिफ्रैक्शन। और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वर्ड और यूज किया जाता है, वो होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, दो वर्ड यहाँ पे यूज किए गए, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ये दो वर्ड जब तक आप ढंग से नहीं समझेंगे तो ब्रेग्स लॉ को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, या समझना इजी है, बट इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग सारी कहानी जुड़ी हुई है। यानी ब्रेग्स लॉ के पीछे सारी कहानी जो है वो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की है। आइए वन बाय वन इन दो टर्म्स को समझते हैं। डिफ्रैक्शन को समझना है, इंटरफेरेंस को समझना है। अब जैसे ही मैंने नाम लिया है, तुम में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे, वॉइस कम आ रही है, वॉइस ठीक आ रही है, आशीष आ रही है, अपनी वॉल्यूम बढ़ाइए, मेरी तरफ से परफेक्ट वॉल्यूम है, ठीक है। हाँ, बहुत गलत बात है, ऐसे मैं तो क्लास तो फिर नहीं लूंगा, इससे अच्छा तो मैं कुछ और ही कर देता भाई, पढ़ाने का मन भी नहीं करेगा ऐसे तो भाई, ठीक है। ऐसे पॉपुलेशन घटाओगे बढ़ाओगे तो क्या फायदा इस चीज को लेके, ठीक है। देयर इज नो मीन टू टीच यू ऑल इन दिस पॉइंट ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। इसका मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास टाइम है, बढ़ाइए अपनी पॉपुलेशन को। हाँ भाई ठीक है, बढ़ाओ बढ़ाओ पॉपुलेशन बढ़ाओ, ठीक है। एक्सआरडी की हम बात कर रहे हैं भाई यहाँ से, तो दो टर्म हमें समझनी है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। आइए समझते हैं, चलिए सामने देखें, ठीक है। आइए समझते हैं, आइए सामने देखिए प्लीज। जो बच्चे नए आए सब्सक्राइब करते रहे चैनल को, ठीक है। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस समझने चलते हैं। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन समझाऊंगा, जो अक्सर आप अपनी कभी फिजिक्स की आपने प्रैक्टिकल में कभी किया होगा। चलिए आगे चलिए, कभी आपने फिजिक्स की क्लास में कभी ना कभी किया होगा, उस छोटे से प्रैक्टिकल में आपको समझ आएंगे। और ये फिजिक्स में किया ना हो पर आपने घर में जरूर किया होगा वो एक्सपेरिमेंट, डेफिनेटली अपने घर में वो एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो वो क्या है एक्सपेरिमेंट, आइए जरा समझते हैं। देखिए, डिफ्रैक्शन को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आइए मैं उसको एक
एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझता हूँ। एक्सपेरिमेंट क्या है, आया जरा समझते हैं, सामने देखना प्लीज। क्या है डिफ्रैक्शन, समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास, जब हम फिजिक्स में, तुम कई बार किसी ने फिजिक्स पढ़ी होगी, तो फिजिक्स में क्या करते थे, एक हमने प्रिज्म ले लिया, ठीक है, और इस प्रिज्म पे मान लीजिए पूरी की पूरी यूवी रेंज की लाइट फेंक रहा हूं यहाँ पे, कोई भी यूवी रेंज की मैं लाइट फेंक रहा हूं यहाँ पे, यूवी नहीं तो लाइट वाली जो लाइट है या जो विजिबल वाली जो रेंज है वो मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ पूरी की पूरी, यानी 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर मैंने पूरी रेंज इस पे डाल दी। विजिबल रेंज की सारी लाइट्स को मैंने इसके ऊपर डाल दिया, यानी यहाँ से बहुत सारी वेव्स एक साथ आ रही है, बहुत सारी रैंडम वेव्स एक साथ आ रही है, या फिर समझ लीजिए सन से आने वाली लाइट जो है, जो विजिबल रेंज की है, वो यहाँ पे आ रही है और इस प्रिज्म से टकरा रही है। आइए समझते हैं इसको क्या होगा। यहाँ पे सामने देखना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझा रहा हूं, सामने देखिए प्लीज। तो मैंने क्या किया, विजिबल रेंज पूरी की पूरी, मतलब 400 से लेकर 800 नैनोमीटर तक, 400 से लेकर 800 नैनोमीटर तक पूरी की पूरी रेंज इसके ऊपर डाल दी है। और जैसे ही रेंज को मैं इस प्रिज्म पे डालूंगा तो देखते हैं इस प्रिज्म के अंदर क्या होगा। आइए जरा समझते हैं क्या कहानी होगी इस प्रिज्म के अंदर। गजब की कहानी होगी, समझने के लिए सामने देखते रहिए। ये आप सबको आता है, पर अभी तुरंत आप तुरंत कह दोगे नहीं ये तो सर नहीं पढ़ा मैंने, तो सुनते रहिए, आपको आता भी है और नहीं भी आता, ढंग से समझ लेना इसको आज से। देखिए ये कुछ ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारी बंच ऑफ वेव्स एक साथ आ रही है, बीम आ रही है पूरी की पूरी से, बहुत सारी डिफरेंट अलग अलग वेवलेंथ की वेव्स प्रेजेंट है। जब बहुत सारी अलग अलग वेवलेंथ की वेव्स आ रही हैं तो या तो तुम कह लो कि अलग अलग टाइम पे हम फेंक रहे हैं या फिर एक साथ में डाल रहा हूं, एक ही बात है। तो क्या होगा वहां पे, जरा सामने देखना क्या होगा, इधर देखना। जब बहुत सारी वेवलेंथ की वेव्स यहाँ पे आएंगी तो हमें पता है इधर बाहर की तरफ अगर मैं चेक करूं तो ये जो विजिबल रेंज है वो किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, एयर में ट्रेवल कर रही है। और यहां पे जब हम बात करते हैं वो कौन सा मीडियम है, ग्लास है। और आपको पता है जब जब कोई भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव जाती है तो वहां पे रिफ्रैक्शन फिनोमिनन होता है, तो ये जो वेव होगी वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। आपको पता है जब जब मीडियम चेंज होगा तो आने वाली वेव जो होगी वो यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्शन फिनोमिनन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आने वाली वेव, अब देखो यहाँ तो हमने डिफरेंट वेवलेंथ डाली थी, 400 वाली डाली थी, 401 वाली, 402 वाली, 403 वाली, 450, 550, 600 वाली, 800 वाली तक मैंने सारी वेव्स डाली थी। अब सबकी वेवलेंथ अलग अलग है तो सब अलग अलग एंगल से रिफ्रैक्ट होंगी। आइए जरा सामने देखते हैं, ये सब अलग अलग एंगल से रिफ्रैक्ट होंगी। ये यहाँ पे चलेगी, 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 अलग अलग एंगल से ये रिफ्रैक्ट हो चुकी है। मल्टीपल वेव्स अलग अलग एंगल से रिफ्रैक्ट हो चुकी है। क्या करती है वो 7 कलर आए तो कैसे आए, उसी को तो जानना। वो कलर जो तुम देखते हो वो कैसे आते हैं उसी को समझा रहा हूं, समझने के लिए सामने देखते रहे भाई। अलग अलग वेवलेंथ की वेव रिफ्रैक्ट हुई तो अलग अलग एंगल पे रिफ्रैक्ट होगी। एक बात पर इसमें बहुत कॉमन है, क्या कॉमन है, सामने देखिए प्लीज, प्लीज टाइप ना करिए, अब सामने देखिए। एक बात बहुत कॉमन है, जो दो बहुत पास पास रिफ्रैक्टेड वेव्स होंगी, ऑब्वियसली बात इन दोनों की वेवलेंथ जो है वो नियरली इक्वल होगी। मैंने कहने का मतलब लेट्स सपोज मान लेता हूं 400 वाली ऊपर है तो पक्का 800 वाली नीचे की तरफ होगी, या फिर 800 वाली ऊपर है तो पक्का 400 वाली नीचे की तरफ होगी। तो कहने का मतलब ये 401 होगी, 402 होगी, कोरस्पोंडिंग 800 तक जाएगी। या फिर मैं देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ऊपर 400 होगी नीचे 800 होगी, मैं ऐसा नहीं मान रहा हूं, मैं तो कुछ भी मान लो, ऊपर 400 मान लो या 800 मान लो, कोई भी दो पास पास जो प्रेजेंट होगी, एनी टू जो पास पास प्रेजेंट होगी, कोई भी दो जो पास पास प्रेजेंट होगी, इस बात का ध्यान रखना, इनमें से कोई भी दो वेव्स जो पास पास प्रेजेंट होंगी वो नियरली इक्वल वेवलेंथ की होंगी, नियरली इक्वल वेवलेंथ की होंगी। ये दोनों की दोनों जो होंगी वो नियरली इक्वल वेवलेंथ की होंगी, इक्वल लैम्डा की वो प्रेजेंट होगी, इक्वल लैम्डा की। ठीक है, अच्छी बात। इस एक्सपेरिमेंट को और समझने के लिए हम क्या करते थे, हमने यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई होती थी, डार्क रूम में हम प्रिज्म रखते थे। याद करो, तुम एक बार याद करो, तुम्हें कभी याद करो फिजिक्स में क्या होता था, तुम एक डार्क रूम में जाते थे, वहां पे क्या करते थे, एक सोर्स से एक सोडियम लैंप होता था, येलो लाइट का सोडियम लैंप होता था, यानी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ डालो, येलो मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है। यहाँ पे मैंने सारी वेवलेंथ ली है, डिफरेंस है, वहां पे हम एक वेवलेंथ लेते थे, मोनोक्रोमेटिक लेते थे, यहाँ पे मैंने बहुत सारी वेव्स ली है। तो वहां पे एक सोडियम लैंप से एक वेव आ रही थी, उसको हमने स्प्लिट में काट काट के एक बिल्कुल फाइन बीम बनाई थी। याद करिए, स्प्लिट होती थी, स्प्लिट में से हम काट के उसकी एक फाइन बीम बनाते थे और उस फाइन बीम को प्रिज्म पे डालते थे, और प्रिज्म पे डालने के बाद सामने स्क्रीन पे
पैटर्न हम उसका मेजर करते थे। ये आपने कभी किया होगा डार्क रूम के फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट में। डिफरेंस इतना सा है, वहां पे एक येलो लाइट थी, यानी एक ही वेवलेंथ थी, येलो लाइट मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ। यहाँ पे हमने मल्टीपल वेवलेंथ डाल दी है, तो वो अलग अलग एंगल से रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, और जब वो अलग अलग एंगल से रिफ्रैक्ट होंगी तो कोई भी दो जो रिफ्रैक्टेड होंगी उनकी वेवलेंथ नियरली इक्वल होंगी, और जो अपोजिट में होंगी उनकी सबसे फार फार दूर दूर होंगी। मतलब ये 400 है तो ये 800 वाला होगा, और ये 400 है तो वो 800 वाला होगा। एनी वन कैन बी 400, एनी वन कैन बी 800, हम उसका डिपेंडेंस नहीं बता रहे हैं। चलिए प्लीज मत टाइप कीजिए आप सामने, प्लीज यहीं पे सामने देखते रहिए यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। अब क्या होगा, गौर से देखना फिर से क्या होगा। एयर से ग्लास में गए, रिफ्रैक्शन हो गया, मीडियम चेंज हुआ था। ग्लास से एयर में जाएंगे तो फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, फिर से रिफ्रैक्शन होगा। और अब की बार जो रिफ्रैक्शन होगा वो गौर से देखना, उस रिफ्रैक्शन की वजह से यहां पे मुझे स्क्रीन के ऊपर एक पैटर्न मिल जाएगा, एक अच्छा खासा पैटर्न मिल जाएगा। और जब मैं स्क्रीन पे पैटर्न नोट करूंगा तो पैटर्न मुझे कैसा मिलेगा, वो पैटर्न मुझे ब्राइट मिलेगा, लाइट मिलेगा और डार्क मिलेगा। तीन अलग अलग, फिर से ब्राइट लाइट डार्क, ब्राइट लाइट और डार्क, इस तरीके का पैटर्न नजर आएगा। अब तुम तुरंत कहोगी बी का मतलब मैं ब्राइट कह रहा हूं, यहाँ पे एक ब्राइट मुझे पैटर्न मिलेगा, एक लाइट मुझे यहाँ पे कोई ऑब्जर्व मिलेगी, एक मुझे डार्क मिलेगा। तो तुम तुरंत जान जाओगे। देखना गौर से फरमाना, आज से पहले याद करो 11th 12th का वो तुम्हारा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आज से पहले जो तुमने कभी ना कभी सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उस सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम कहते थे कि वहां पे आइदर डार्क स्पॉट बनता है और आइदर ब्राइट स्पॉट बनता है। और इस सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हम ये भी कहते थे कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वहां पे एन लैम्डा के बराबर होगा पाथ डिफरेंस, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा पाथ डिफरेंस। ये बातें वहां पे करते थे। तो मतलब सिंगल स्लिट में आपने दो ही स्क्रीन पे पॉइंट पढ़े थे, कौन कौन से, ब्राइट और डार्क। यहाँ पे एक नया पॉइंट आ रहा है, कौन सा, लाइट। तो जानेंगे ये लाइट पॉइंट की क्या बला है, इसको हम क्या कहते हैं। तो पहले तो डिफरेंस समझ लीजिए, ब्राइट लाइट और डार्क में क्या डिफरेंस है। डार्क मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं मिल रहा है, ब्राइट मतलब बहुत ही चमकता हुआ तुम्हें एक वहां पे पॉइंट मिल रहा है। लाइट क्या चीज है भाई, लाइट मतलब कम, कुछ ऐसा समझ लीजिए जैसे कि मैं सामने देखिए प्लीज, ये कुछ ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए तुम सफेद कपड़े को धो रहे हो, और एक तुम टाइड से धो दो और एक तुम किसी नॉर्मल डिटर्जेंट से धो दो, तो तुम कहोगे टाइड वाली सफेदी औरों में कहां, तो वो सफेदी मतलब कलर वाइट है, सुनना ध्यान से, कलर वाइट है और उस कलर वाइट की इंटेंसिटी अलग अलग है। तो वो इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो हम कहेंगे ब्राइट स्पॉट है, इंटेंसिटी कम है तो हम कहेंगे डार्क, थोड़ा सा वो लाइट स्पॉट है। जैसे कि तुम कहते हो एक 25 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है, तुम कहोगे 25 वाट, देखो लाइट दोनों से येलो येलो या व्हाइट व्हाइट आ रही है। अब एलईडीज आते हैं तो एलईडी से मैं व्हाइट मान लेता हूं, तो दोनों से व्हाइट लाइट आ रही है, पर एक 25 वाट वाला कम इंटेंसिटी दे रहा होगा, 100 वाट वाला ज्यादा इंटेंसिटी। तो ब्राइट और लाइट में हम वहां पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये दो मीनिंग है ब्राइट और लाइट की। अब ये ब्राइट लाइट तो समझ में आ गया, पर ये लाइट अलग से एक्स्ट्रा यहां से कैसे आया उसको समझने के लिए आइए थोड़ा सा खेला और आगे लेके चलते हैं। चलिए सामने देखिए प्लीज, प्लीज सामने देखिए, मजेदार गेम है आज का, सामान्य देखते रहिए, काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा, काफी कुछ थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेशन भी होगा। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया दोस्तों, तो क्या हुआ एक्सपेरिमेंट के अंदर, हमने बहुत सारी लाइट्स रखी, यहाँ पे प्रिज्म आया, प्रिज्म में रिफ्रैक्शन हुआ, और रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे मेरे पास एक और रिफ्रैक्शन हुआ, और स्क्रीन पे मुझे पैटर्न मिल गया ब्राइट लाइट एंड डार्क। तो क्वेश्चन जनरेट हुआ, पहली बात तो ये लाइट क्या बला है। दूसरी बात, हमें समझना क्या था, हम अपने मेन क्वेश्चन को देखें तो हमें समझना था डिफ्रैक्शन किसे कहते हैं और इंटरफेरेंस किसे कहते हैं। तो अपने मेन मुद्दे से भटकते नहीं है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस समझना था। समझने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया। अब इस एक्सपेरिमेंट से डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस आप कैसे डिफाइन करेंगे, आइए जरा समझते हैं। सामने देखिए, डिफ्रैक्शन किसे कहते हैं। डिफ्रैक्शन अगर हम डिफाइन करते हैं तो डिफ्रैक्शन को हम दो तरीके से या दो टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। एक वो डिफ्रैक्शन जो आपने सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, एक वो डिफ्रैक्शन जो आप आज यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, जो जनरली आप केमिस्ट्री में ब्रैक्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो दोनों में क्या डिफरेंस है समझना है, तो दोनों डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन मतलब डिफ्रैक्ट हो जाना, अपने पाथ से डिफ्रैक्ट हो जाना, इसी को हम एक तरीके से डिफ्रैक्शन से जानते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर वेव अपने पाथ से अगर भटक जाती है उसको डिफ्रैक्शन के टर्म में हम डिफाइन करते थे। सिंपल साफ शब्दों में कहूं तो ये डिफ्रैक्शन हम काउंट करते हैं। इंटरफेरेंस क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस मतलब एक दूसरी वेव का,
एक और दो वेव का आपस में इंटरफेयर हो जाना, इंटरफेयर मतलब एक तरीके से इंटरेक्ट हो जाना, और उस इंटरेक्ट होने की वजह से या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, तो वो बातें भी हम करेंगे। तो कहने का मतलब डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्ट हो जाना अपने पाथ से, और इंटरफेरेंस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो जाना। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में कहां डिफ्रैक्शन और कहां इंटरफेरेंस होगा, आइए जरा समझते हैं। सामने देखिए अंजीश ब्रो क्या हो रहा है ब्रो, बहुत बढ़िया काम चल रहा है यहाँ पे ब्रो। यहाँ पे हम ब्रेक्स लो समझ रहे हैं ब्रो। यहाँ पे हम 12th की क्लास की, 12th हो या आपका जैम हो या आपका बीएससी हो या एमएससी हो, उस सब जगह पे यूज होता है ब्रो, मतलब हेलो हेलो ब्रो। तो वो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया, सही है। मतलब ये लैंग्वेज भी अच्छी अच्छी रहती है। जब हम आईआईटी में थे तो जनरली बीटेक वाले दोस्त, बीटेक वाले जो बच्चे होते, मतलब हमारे तो जूनियर ही थे वो, बीटेक वाले बच्चे ऐसी बात करते थे जनरली कि ब्रो ये ब्रो वो। आइए कोई बात नहीं, बढ़िया है, सही है, बढ़िया, मजा आएगा। चलिए आइए देखते हैं। तो ये दो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस इस पूरे एक्सपेरिमेंट में कहां हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने एक्सपेरिमेंट पढ़ा है। आइए देखते हैं, सामने देखिए प्लीज। देखिए कहां कहां एक लाइट की वेव अपना पाथ भटक रही है, वहां वहां पे हम डिफ्रैक्शन काउंट करेंगे। तो डिफ्रैक्शन देखिए, अब तुम कहोगे सर कि यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसको तो आप देखिए, एक लाइट आई, अपना रास्ता भटक गई, रिफ्रैक्शन हो गया, ये तो रिफ्रैक्शन कहलाता है। डिफ्रैक्शन क्या होता है, सुनिए देखिए प्लीज। डिफ्रैक्शन होता है मल्टीपल बार रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन का हो जाना, ये भी एक डिफ्रैक्शन का तरीका है। मतलब इसको भी हम डिफ्रैक्शन की कैटेगरी में काउंट करते हैं। अक्सर आप कहते थे कि सर हमने 11th में तो ये पढ़ा था कि सिंगल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, यहाँ पे एक शार्प लाइट एक शार्प एज पे टकराती है तो अपना पाथ भटक जाती है, तो इस वाले को तुम काउंट करते थे कि ये सब ये डिफ्रैक्शन होता है। एक शार्प एज से लाइट जब टकराती है तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है या डिफ्रैक्ट हो जाती है, इसी को डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। आइए दोनों डिफ्रैक्शन में डिफरेंस समझते हैं। बड़ा एक कॉमन सा डिफरेंस है, देखिए ध्यान से। मैंने कहा कि मल्टीपल, एक रिफ्रैक्शन यहां पे हो गया, एक रिफ्रैक्शन यहां पे हो गया, यानी इस पूरे ड्यूरेशन में कई बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, मल्टीपल बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो मल्टीपल रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन फिनोमिनन को हम डिफ्रैक्शन से डिनोट कर सकते हैं, डिफ्रैक्शन से डिनोट कर सकते हैं। पहली बात ये तो हो गया, यानी इस पूरे एक्सपेरिमेंट के इस दौर में डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स हो रहा है, वेव्स का एक अपने पास से भटक जाने का फिनोमिनन हो रहा है। फिर तुम कहोगे सर वो सिंगल स्लिट वाला क्या था, यहाँ पे वेव आई टकरा के चलेगी, इस पूरी फाइन स्लिट से आई और टकरा के डिफ्रैक्ट होकर चलेगी, ये हम शार्प एज पे हम इसको कर रहे हैं, ऐसा ऐसा हमने आज तक पढ़ा था। अगर मैं आपको इसकी बात कराऊं, पुराने टाइम की बात को याद दिलाऊं, तो ऐसा हम पढ़ते थे डिफ्रैक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस है मुझे एक बार गौर से फरमाइए। शार्प एज से जो वेव टकरा के अपने इस पॉइंट या दिशा को बदल रही है, इसको हम डिफ्रैक्शन कह रहे हैं एक बात। और यहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन को हम एक साथ मिला के, चाहे रिफ्रैक्शन हो चाहे रिफ्लेक्शन हो, मल्टीपल फिनोमिनन्स को हम एक साथ मिला के डिफ्रैक्शन का नाम दे रहे हैं। तो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में मैं ये डालना चाह रहा हूं कि बताइए दोनों डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फिनोमिनास, जिनको हम दोनों डिफ्रैक्शन का नाम दे रहे हैं। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके क्या डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों में। देखते हैं तुम्हारा दिमाग कितना चलता है, कितना तुम पॉजिटिवली सोचते हो एक क्वेश्चन को लेके। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, आपके सामने साफ साफ आंसर पड़ा हुआ है। दोनों के डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, देखिए रास्ता दोनों में भटक रहे हैं, रास्ता दोनों में भटक रहे हैं, बट दोनों में डिफ्रैक्शन हम जो कह रहे हैं, रास्ता दोनों में भटका जा रहा है, पर दोनों को हम डिफ्रैक्शन का नाम दे रहे हैं। तो दोनों के डिफ्रैक्शन के नाम जो हम दे रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है। कौन कहां है, कौन कहां है। अमरदीप ज्ञान बट रहा है भाई, ले लो। मल्टीपल रेज है, रेणु दीक्षित वेरी गुड। मोनोक्रोमेटिक एंड पोलोक्रोमेटिक, ये भी एक डिफरेंस है, ये भी समझ सकते हैं, बट वो एक मेजर डिफरेंस नहीं है। मल्टीपल वेव्स इज नॉट अ मेजर डिफरेंस। यस राम, वेरी गुड। आशुतोष बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब आप सबने पकड़ना सीख लिया है। नेट 2021 जून का बैच जो है वो 19 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। संदीप, आप कैम एकेडमी के नंबर पे बात करके पता कर सकते हैं। मोनोक्रोमेटिक पॉलीक्रोमेटिक एक मतलब मेजर फैक्टर नहीं है।
मेजर फैक्टर जो यहाँ पे काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है वो है मीडियम का डिफरेंस है। देखिए गौर से, यहाँ पे जो लाइट है वो एयर में ही ट्रेवल करके एरिया में ही घुस रही है। यहाँ पे एक तरीके से मीडियम जो रह रहा है वो मेरा सेम रह रहा है। तो जब जब मीडियम सेम हो तो आप डिफ्रैक्शन बिना शार्प एज के करा ही नहीं सकते। गौर से ध्यान देना, ये एक पाथ से भटक जाना तभी होगा जब बीच में कोई आप ऑब्स्टेकल रख दोगे और उस पर शार्प टर्न आना, वो एक शार्प एज से ही आ सकता है। तो गौर फरमाना, डिफ्रैक्शन की जब जब हम बात करेंगे वो सेम मीडियम में, एक ही मीडियम में रहते हुए अगर आपको डिफ्रैक्शन कराना है, एक ही मीडियम में रहते हुए अगर आपको डिफ्रैक्शन कराना है तो आपको शार्प एज से उसको चेंज कराना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं दूसरी बात पे आते हैं। और जब आप अलग अलग मीडियम की बात करते हैं, अलग अलग मीडियम की बात करते हैं, तो उस अलग अलग मीडियम में जब हम डिफ्रैक्शन की बात करते हैं वहां पे आ जाता है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन वाला फिनोमिनास। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन मल्टीपल बार जब होते हैं तो उस केस में डिफ्रैक्शन कब कहते हैं, जब वो अलग अलग मीडियम की कहानी होती है, अलग अलग मीडियम यहाँ पे हो रहे हैं और वहाँ पे मीडियम जो है वो सेम है, यहाँ पे मीडियम जो है वो डिफरेंट है। चलिए, तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि डिफ्रैक्शन यहाँ पे सेम मीडियम में हो रहा है, डिफ्रैक्शन यहाँ पे अलग अलग मीडियम में हो रहा है। तो सेम मीडियम में डिफ्रैक्शन कब करा सकते हैं, जब यहाँ पे शार्प एज होगी तभी हम सेम मीडियम में डिफ्रैक्शन करा सकते हैं। और अगर मेरे पास यहाँ पे शार्प एज अगर सेम मीडियम में नहीं है तो कभी डिफ्रैक्शन नहीं होगा। ध्यान रखना, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मीडियम अलग है और मीडियम अलग होगा तो डिफ्रैक्शन कराने का तरीका क्या होगा, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन वाले मल्टीपल फिनोमिनन्स। सिंपल टू सिंपल हमने यहाँ पे सेम बात की है, यहाँ पे सिंपल से सिंपल बातों में समझा, सिंपल शब्दों में समझा है। ठीक है, यानी डिफ्रैक्शन वर्ड हमें समझ में आ गया है जो हम XRD में यूज करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको क्यों करा रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको इसलिए करा रहा हूं कि ब्रैग्स लॉ इसी एक्सपेरिमेंट के जस्ट सिमिलर नजर आएगा आपको। जैसी कहानी यहाँ पे हो रही है ऐसी कहानी ब्रैग्स लॉ में होगी। अगर आपने वो समझ ली तो समझ लेना, जब आपने पहले ही लेक्चर में चिल्ला चिल्ला के कहा था कि सीजियम क्लोराइड BCC नहीं होता, उसका आंसर ब्रैग्स लॉ देता है। और वो ब्रैग्स लॉ जब ये आप समझ लोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जब हम ब्रैग्स लॉ से उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। ध्यान रखना। चलिए इस बात का आगे चलते हैं। चलिए प्लीज, डिफ्रैक्शन की बात चल रही है, समझ गए। अब बारी आती है इंटरफेरेंस की। सुनना ध्यान से, इंटरफेरेंस क्या कहा था, दो वेव्स का। अब अच्छा मान लीजिए मैं चल रहा हूं और बगल में कोई लड़की चल रही है, ऐसे टकरा गया, मैं तो कहते हैं उसने कहा कि इंटरेक्ट कर लिया तूने तो मेरे साथ गलत बात है, तो ये इंटरेक्शन हो गया। इंटरेक्शन मतलब एक तरीके से एक दूसरे के साथ अब फिजिकली बात करें तो हम एक दूसरे का टकरा के चले जाना। ठीक है, हवा में तो बातें होंगी नहीं। अब ये तो है नहीं कि इधर से आने वाली वेव इधर से आने वाली वेव को आई लव यू बोल के चली जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। वहां तो एक तरीके से वो तो मतलब उनके अंदर कोई वो थोड़ी ना, फीलिंग्स थोड़ी ना है। तो कहने का मतलब यहाँ पे फिजिकल इंटरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो फिजिकल इंटरेक्शन की जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इंटरफेरेंस क्या कहता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना। और इंटरेक्शन कब होगा, फिजिकल इंटरेक्शन जल्दी कब होगा किसी दो वेव्स में, वो तभी होगा जब वो दोनों एक दूसरे के पास पास ट्रेवल कर रही होंगी। सुनना क्या होता है, जब ये वेव एक साथ यहां से आ रही थी तो एक साथ कंडीशन में एक तरीके से मर्ज होके आ रही थी, वो ऑलरेडी इंटरफेयर होती, पहले से इंटरफेयर होके वो एक साथ ट्रेवल करके आ रही थी। फिर यहां पे जैसे ही रिफ्लेक्शन हुआ तो अलग अलग वेव ने, अलग अलग वेवलेंथ की वेव ने, मैं क्या कह रहा हूं गौर सुनना, अलग अलग वेवलेंथ की वेव ने अलग अलग रास्ता अपना लिया, क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग अलग थी तो रिफ्रैक्शन भी कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग होगा। सामने देखिए, फिर अलग से यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ तो फिर से फर्दर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया। तो मतलब क्या हुआ, ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए 10 सिलाई के धागे ले लीजिए, सिलाई के धागे देखिए बहुत फाइन फाइन धागे होते हैं, 10 सिलाई के धागे ले लीजिए और उसको ऐसे रोल कर लीजिए, ऐसे रोल कर लिया तो 10 सिलाई के धागे जो हैं यहां से एक साथ आ रहे हैं, 10 सिलाई के धागे यहां से एक साथ आ रहे हैं। जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो धागों का अलग अलग होना स्टार्ट हो गया और फिर से मीडियम चेंज हुआ तो फिर से अलग अलग होना स्टार्ट हो गया। तो कहना कुछ ये था कि मर्ज जो की जो वेव्स आ रही थी वो अब अलग अलग होना स्टार्ट हो चुकी है। पर देखो गौर से फरमाओ, मैंने यहां पे कहा कि कोई भी दो जो नियरली इक्वल होंगी, कोई भी दो जो पास पास ट्रेवल कर रही होंगी, ये दोनों पास पास ट्रेवल कर रही है, ये दोनों पास पास ट्रेवल कर रही है, इनकी वेवलेंथ नियरली इक्वल है। अगर वेवलेंथ नियरली इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है इनकी फ्रीक्वेंसी भी नियरली इक्वल होगी। और याद करो, जब जब फ्रीक्वेंसी नियरली इक्वल होती है तो हमने बार बार पढ़ा है NMR में कि वहां पे कपलिंग का फिनोमिनन होना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब
इंटरफेरेंस कुछ नहीं होता, कपलिंग ऑफ वेव्स होता है। उसको सेम फेज में करा दो, डिफरेंट फेज में करा दो। तो फेज की बात अभी नहीं करते हैं, तो सिंपली क्या कहेंगे कि इंटरफेरेंस की जब जब बात आएगी, इंटरफेरेंस में हम तुरंत कह देंगे इंटरफेरेंस इज जस्ट नथिंग। पहली बात, इंटरफेरेंस होगा कब? इंटरफेरेंस तभी होगा जब किसी दो की फ्रीक्वेंसी नियरली इक्वल आई करेगी। आप देखो, तुम ये नहीं कहोगे कि अगर फ्रीक्वेंसी नियरली इक्वल नहीं है तो इंटरफेरेंस नहीं होगा, ना ना, ऐसा नहीं कह सकते। हम ये नहीं कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी नियरली इक्वल नहीं है तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं जितनी नियरली इक्वल है उतना इंटरफेरेंस ज्यादा होगा, जितनी कम नियरली इक्वल है, मतलब डिफरेंस अगर ज्यादा हुआ तो इंटरफेरेंस कम होगा, डिफरेंस अगर बहुत कम हुआ तो इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होगा। यानी फ्रीक्वेंसी पास पास हुई तो इंटरफेरेंस का जो रिजल्टेंट होगा वो ज्यादा होगा, और फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ज्यादा हुआ तो उनका रिजल्टेंट जो है इंटरफेरेंस का कम होगा। बहुत ही साफ शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए प्लीज देखिए, चलिए सर ये तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, आप फिजिक्स ही पढ़ाता हूं मैं, डोंट वरी भूपेंद्र। चलिए आ जाइए, दोनों पढ़ाता हूं मैं, आइए। कुछ अरे सॉलिड स्टेट फिजिक्स ही होती है भाई। सॉलिड स्टेट फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। एक्चुअल में ये मटेरियल साइंसेज है जो हम पढ़ रहे हैं सारा। तो मटेरियल साइंसेज फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में आता है। केमिस्ट्री वाला पार्ट केमिस्ट्री में डील करते हैं और फिजिक्स वाला पार्ट फिजिक्स में डील करते हैं। है दोनों का कॉम्बिनेशन ही। फिजिक्स वालों को भी पढ़ना पड़ता है और केमिस्ट्री वालों को भी पढ़ना पड़ता है। जितना हमने अभी तक पढ़ा वो सारा फिजिक्स का सिलेबस भी है, ध्यान रखना। फिजिक्स के जैम का सिलेबस भी है, तो जैम फिजिक्स के बच्चे भी यहाँ पढ़ सकते हैं अगर किसी को पढ़ना है तो। सेम क्वेश्चन आते हैं एज इट इज, बिल्कुल पूछेगा सीजियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन बता दो, यही पूछता है वो सेम से। चलिए प्लीज सामने देखिए। तो हमने कहा इंटरफेरेंस जब जब फ्रीक्वेंसी नियरली इक्वल आ जाएंगे तो इंटरफेरेंस हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी नियरली इक्वल आने से भी इंटरफेरेंस जरूरी नहीं है हो जाए। क्यों जरूरी नहीं है? मान लीजिए दो वेव्स हैं, मान लीजिए एक वेव येरी एक वेव येरी, दोनों की फ्रीक्वेंसी नियरली इक्वल है, पर बेचारी एक मुंबई में चल रही है और एक हरियाणा में चल रही है, तो क्या इंटरफेरेंस होगा? नहीं होगा। बट हाँ अगर ये दोनों वेव्स हैं और दोनों की दोनों वेव्स टॉम अंकल जो है मैगी वाला उसके पास से निकल के चल रही है तो पक्का इंटरफेरेंस होगा। कहने की बात ये है कि जो दो वेव इंटरेक्ट होने जा रही हैं उनके बीच में डिफरेंस जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल, या बिल्कुल नेग्लिजिबल, एक तरीके से वेरी वेरी नेग्लिजिबल होना चाहिए। अरे क्या आपस में बातें कर रहे हो भाई? अरे भाई देख लो भाई, प्लीज सामने देखो। तो हम सामने देखिए, जब यहां पे मर्ज होके वेव्स आ रही थी तो पहले थोड़ी सी हल्की हल्की दूर हुई, फिर और हल्की हल्की दूर हुई, बट स्टिल कोई भी दो वेव्स यहां पे जो प्रेजेंट होगी, जो यहां पे दो कोई भी आसपास की वेव को उठा लूं मैं, कोई भी दो आसपास की वेव को उठा लूं, ये दोनों की दोनों आसपास की वेव जो होंगी वो नियरली क्लोज स्पेस में होंगी, बहुत ही क्लोज स्पेस में होंगी, बहुत ही माइनर डिफरेंस इनके बीच में होगा, नियरली क्लोज स्पेस में है। देखो पहली बात तो नियरली क्लोज स्पेस में है, दूसरी बात पहली बात तो नियरली क्लोज स्पेस में है, दूसरी बात इनके वेवलेंथ लैम्डा 1 और लैम्डा 2 भी नियरली इक्वल होंगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है अगर ये 400 है तो 800 है, 400 401 402 403 460, यानी ये नियरली कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव, ध्यान रखना, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव वेव्स जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आई है वो डेफिनेटली नियरली इक्वल वेवलेंथ की होगी, और वेवलेंथ नियरली इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी नियरली इक्वल ही होगी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर नियरली इक्वल हो गई तो हमें पता क्या हो जाएगा? कपलिंग हो जाएगी। कपलिंग मतलब इंटरफेरेंस हो जाएगा, संजय कुमार तेरे बक्स की बात नहीं है। संजय कुत्ता क्या नाम है तेरा? कटा पटरा पत्रा, हेलो क्या मजाक चल रहा है? तेरे बस की बात नहीं है क्या? मजाक तो इसलिए चल रहा है ना, मजाक का मतलब तेरे बस की बात नहीं है, सिंपल सी बात है। आइए, इट्स नॉट अ कप ऑफ केक। चलिए सामने देखिए प्लीज, और खासकर आपके लिए तो μ1 और μ2 जब नियरली इक्वल हो जाएंगी तो यहाँ पे इंटरफेरेंस हो जाएगा। इंटरफेरेंस क्या अगर हो गया यहाँ पे, सुनना ध्यान से, अगर इंटरफेरेंस हो गया तो हमें पता है इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है, कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। कैसे होगा कंस्ट्रक्टिव और कैसे होगा डिस्ट्रक्टिव, आइए जरा इस बात को समझते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर से और अच्छे समझाता हूं। ये कुछ ऐसा है कि ऊपर वाली वेव कुछ इस तरीके से चल रही है मान लीजिए,
और नीचे वाली वेव भी कुछ इस तरीके से चल रही है। तो जब ये बहुत ही क्लोजली स्पेस में आएंगी तो ये भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगी, और उस इंटरेक्शन की वजह से उस इंटरेक्शन अच्छा कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी नियरली इक्वल होगी। तो मैं तुमसे यहां कहूं, पहले और दूसरे की इंटरेक्शन ज्यादा अच्छी होगी या पहले और तीसरे की इंटरेक्शन ज्यादा अच्छी होगी? ऑब्वियस सी बात है, इनमें लैम्डा डिफरेंस ज्यादा होगा, इसमें लैम्डा डिफरेंस कम होगा, दोनों में कॉन्जिक्यूटिव में लैम्डा डिफरेंस कम होगा और पहले और तीसरे में लैम्डा डिफरेंस ज्यादा होगा। तो पहले दूसरे की इंटरफेरेंस अच्छी होगी पहले तीसरे की कंपैरिजन में। जितना कम लैम्डा डिफरेंस, जितना कम फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, उतना ज्यादा इंटरेक्शन। तो इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है, प्लीज इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब तुम कहोगे फ्रीक्वेंसी लैम्डा तो इनवर्स रिलेशन होती है। अरे इनवर्स हो गया तो डिफरेंस पे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, हम तो डिफरेंस की बात कर रहे हैं भाई, डिफरेंस की, इस बात को ध्यान रखना। आइए चलिए, तो हमने ये समझ लिया यहां से कि ये दो कोई भी अगर वेव है नियरली इक्वल वेवलेंथ या नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी की है और बहुत ही क्लोज स्पेस में चल रही है तो वहां पे इंटरफेरेंस होने के चांसेस है, ठीक है। अब इंटरफेरेंस होने के चांसेस है, तुम्हें पता है इंटरफेरेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कब कंस्ट्रक्टिव होगा और कब डिस्ट्रक्टिव होगा, आइए जरा समझते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कब कंस्ट्रक्टिव होगा कब डिस्ट्रक्टिव होगा, आइए जरा समझते हैं। अगर मैं आपको हल्का सा आइडिया दूं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट स्पॉट को क्रिएट करेगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक डार्क स्पॉट को क्रिएट करेगा। तो ब्राइट और डार्क तो समझ में आते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव, बट ये लाइट स्पॉट कहां से आ गया, ये कौन सी बला है, उसी को मैं समझाना चाहता हूं। समझाने के लिए सामने देखिए प्लीज, चलिए प्लीज प्लीज सामने देखो। अरे फालतू की वालों की बातों पे ध्यान मत दो। हाँ फर्स्ट टाइम, वेरी गुड वेरी गुड, अभी पढ़ो, मजा आएगा जबरदस्त। तो मैंने ये कहा कि यहाँ पे 3 पॉइंट थे, ब्राइट लाइट और डार्क, उसको समझना था। समझने के लिए हमने सारी कहानी समझी, डिफ्रैक्शन समझा, इंटरफेरेंस समझा। इंटरफेरेंस कब होता है, जब दो नियरली इक्वल वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स होगी क्लोजली स्पेस में ट्रेवल करेंगी, दो नियरली इक्वल वेवलेंथ की या फ्रीक्वेंसी की वेव्स होंगी क्लोजली क्लोज स्पेस में ट्रेवल करेंगी, तब ये इंटरफेस की कहानी होगी। इंटरफेस दो तरीके का, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव जो है ब्राइट स्पॉट क्रिएट करेगा, डिस्ट्रक्टिव जो है वो डार्क स्पॉट क्रिएट करेगा। तो ये लाइट स्पॉट कौन क्रिएट होगा, कौन क्रिएट करेगा? चलिए आज सामने देखते हैं कि एक लाइट स्पॉट को कौन क्रिएट करेगा। देखिए बहुत ही जबरदस्त चीज है सारी की सारी, एक बार समझ लो, आगे कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। लाइट स्पॉट कौन क्रिएट करेगा जानने के लिए देखिए एक छोटा सा रिलेटिव एग्जांपल। मैंने पहले ही कहा था कि ये आने वाली जो सारी वेवलेंथ्स हैं, अलग अलग वेवलेंथ जो है वो एक बंच में आ रही है, एक बंच पूरा बन के आ रहा है। इस जस्ट लाइक कि मैंने अलग अलग रेडियस के धागे जो हैं वो एक साथ ऐसे मर्ज कर रखे हैं। 10 धागे यहाँ पे सिलाई वाले ऐसे मर्ज कर रखे हैं अलग अलग रेडियस के, तो मैंने यहाँ पे मर्ज कर रखे हैं और वो एक साथ आ रहे हैं। जैसे प्रिज्म से टकराएंगे अलग अलग हो जाएंगे, और आगे जाएंगे मीडियम से जो और अलग हो जाएंगे। तो कुल कहानी ऐसी थी कि पहले 10 धागे एक साथ आ रहे थे मर्ज होके, सुनना ध्यान से, 10 धागे एक साथ आ रहे थे यहाँ पे मर्ज होके, प्लीज सामने देखिए, 10 धागे एक साथ आ रहे थे यहाँ पे मर्ज होके। यहाँ पे प्रिज्म आया तो वो धागे अलग अलग स्टार्ट हो गए, फिर प्रिज्म का एंड आया, फिर से धागे अलग अलग स्टार्ट हो गए। तो कुल मिला के 10 धागे पहले जो मर्ज आ रहे थे अब वो अलग अलग हो चुके होंगे। उन 10 में से मैं 4 ही धागे ले रहा हूं, उन 4 से हमारी सारी कहानी हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, 4 धागे उठा लिए वहां से, 4 धागे के मैंने 4 एंड अपनी इन 4 उंगलियों पे बांध दिए, और उसी 4 धागों के दूसरे एंड मैंने इस उंगलियों पे बांध दिए। मतलब मेरी 4 उंगलियां ऊपर वाली ये रही और 4 उंगलियां ये वाली रही। पहला धागा इन 2 उंगलियों पे बंधा हुआ है एंड, दूसरा धागा इन 2 उंगलियों पे है, तीसरा इन वाली पे है, चौथा इस वाली पे है। 4 धागे चारों उंगलियों पे प्रेजेंट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी उंगलियों को कुर्बान करने जा रहा हूं तुम्हारे लिए। मैंने क्या किया, इन चारों उंगलियों को काटा और उनको यहाँ पे लगा दिया। कैसे लगा दिया जरा गौर से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ गौर से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, यहाँ पे जो समझा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उनको चारों जो धागे थे अपनी उंगलियों को काटा, मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो मैंने अपनी पहली उंगली यहाँ पे लगाई भाई, ये लीजिए मेरी फर्स्ट, ये मैंने अपने फर्स्ट यहाँ पे, ये मेरी फिंगर है, ठीक है। दूसरी फिंगर मैंने यहाँ पे काट के लगा दी, तीसरी लगा दी मैंने काट के यहाँ पे, और चौथी मैंने यहाँ पे काट के लगा दी। अब तुम कहोगे सर क्या ही मजाक कर रहे हो, कोई बात नहीं, कुर्बानी करनी पड़ती है समझाने के लिए, तुम ऐसे तो समझोगे नहीं। तो ये मेरी जो मैंने अपनी उंगलियां हैं यहाँ पे काट के मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है, कुर्बान कर दी है तुम्हारे लिए। चलिए आइए देखते हैं। तो चारों उंगलियों के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास 4 धागे थे, आइए जरा सामने देखते हैं। 4 धागे थे, अब वो 4 धागे यानी 4 जो हैं वेव्स थी मेरे पास, धागे यानी वेव्स,
वो ट्रेवल कर रहे थे, उनको समझना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो जो 4 धागे थे, ऑब्वियस सी बात है ये 4 धागे जो है उनकी वेवलेंथ तो सेम नहीं होगी, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे सारे डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के थे, तो उनकी अलग अलग वेवलेंथ है। पर हाँ, एक बात बिल्कुल कंफर्म है, इसकी वेवलेंथ जो होगी पहले वाले की, वो दूसरी वाली के नियरली इक्वल होगी। दूसरी वाले की जो वेवलेंथ होगी वो तीसरी वाली के नियरली इक्वल होगी। तीसरी वाले की जो वेवलेंथ होगी वो चौथी वाली के नियरली इक्वल होगी। कॉन्जिक्यूटिव सारे जो होंगे एक दूसरे के नियरली इक्वल वेवलेंथ के होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है। सामने देखिए, तो कहने का मतलब ये था, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव जो धागे होंगे, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव जो फिंगर में बंधे हुए धागे होंगे, उनकी जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होगी वो नियरली इक्वल होगी। तो गौर समझ, उसको समझना यहां से। तो यहां मैं कह रहा हूं कि ये मेरा लैम्डा 1 है, ये मेरा लैम्डा 2 है, ये मेरा लैम्डा 3 है, ये मेरा लैम्डा 4 है। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो होंगे, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो होंगे वो नियरली इक्वल होंगे, बिल्कुल सही बात है। लैम्डा 2 और लैम्डा जो 3 होंगे वो भी नियरली इक्वल होंगे। लैम्डा 3 और लैम्डा 4 जो होंगे वो भी नियरली इक्वल होंगे। तो एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है, ये सारे अगर नियरली इक्वल है कॉन्जिक्यूटिव वाले, तो इन सब में इंटरफेरेंस के चांसेस हैं। कब होगा इंटरफेरेंस? जब इनके बीच में स्पेस कम होगा, और यहां पे तो स्पेस वैसे ही कम है, वैसे ही कम है। समझते जाइए, बहुत मजा आएगा। लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 सारे नियरली इक्वल है, तो यहां पे पक्का इंटरफेरेंस होगा। क्या? क्योंकि सारे के सारे क्लोजली स्पेस में प्रेजेंट है। अब गौर से देखना, अब क्या कर रहा हूं मैं, लैम्डा 1 को यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कैसे वो मेरा जो वेवलेंथ है वो ट्रेवल कर रहा होगा। मान लीजिए जो लैम्डा 1 है वो एक बार ऊपर जा रही है, एक बार नीचे आ रही है, और वो इस तरीके से ट्रेवल कर रही है। और हमें पता है वेवलेंथ होता है दो क्रस्ट के बीच का डिफरेंस कह दो, ट्रफ के बीच में डिफरेंस कह दो, या फिर तुम उसको यहां पे रिलेट कर दो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी लैम्डा 1 ही है, यहां से यहां तक का डिफरेंस भी लैम्डा 1 ही है। तो इतना डिस्टेंस मेरा लैम्डा 1 से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 नियरली इक्वल तो है, पर एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। तो मैं मान रहा हूं कि अगर लैम्डा 1 यहां पे खत्म होता है, तो लैम्डा 2 को मैं यहां पे कहीं ले रहा हूं, इतना मेरा लैम्डा 2 है, इसका हाफ जो होगा मेरा यहां पे कहीं आ जाएगा। तो मान लिया लैम्डा 2 भी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, और ये थोड़ा सा आगे खत्म होगी, बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली लैम्डा 3 और लैम्डा 2 भी नियरली इक्वल है, पर थोड़ा सा डिफरेंस ले रहा हूं। लैम्डा 1 और 2 में जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? इतना डिफरेंस है वेवलेंथ का, बिल्कुल सही बात है। पर अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा, ये मैं लैम्डा 2 की बात कर रहा था, लैम्डा 2 थी मेरे पास, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 का डिफरेंस बताओ। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में डिफरेंस कितना है? इतना वेवलेंथ का है। लैम्डा 2 और 3 में जो डिफरेंस है वो ज्यादा है, तो मतलब मैंने मान लिया कि लैम्डा 3 जो है वो यहां तक है, इसका आधा जो है वो यहां तक होगा, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, यहां तक मेरा लैम्डा 3 है। तुम गौर से खुद देखो, ये डेल्टा लैम्डा या डेल्टा डिफरेंस जो है वो, ये वाला डेल्टा लैम्डा जो डिफरेंस है, डेल्टा लैम्डा 1 डिफरेंस जो है, या डेल्टा एक्स डिफरेंस जो है, और ये डेल्टा वाई डिफरेंस जो है, तो डेल्टा वाई डिफरेंस ज्यादा है, यानी 2 और 3 खास नियरली इक्वल नहीं है, पर 1 और 2 अच्छे खासे नियरली इक्वल है। यही चीज तुम्हें थोड़ी देर में इन तीनों पॉइंट्स को समझाएगी। जो भी मैं यहां चीज करा रहा हूं, हर एक चीज का एक रेलिवेंट पॉइंट है, पर वो रेलिवेंट पॉइंट थोड़ा सा सब्र करने के बाद ही आता है, और वो जब आप समझ जाएंगे तो सब कुछ अच्छे से आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, सामने देखिए, अरे सामने देखते रहिए भाई, प्लीज सामने देखिए। लैम्डा 1 लैम्डा 2 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 और 3 में ज्यादा डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है। बारी आती है लैम्डा 4 की, तो लैम्डा 4 को हमने माना कि लैम्डा 4 और लैम्डा 3 नियरली इक्वल है, नियरली इक्वल तो है, पर एक बार यहां पे एक चेंज और आ गया, और वो चेंज ये है कि अब की बार ये वेव नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, और थोड़ा सा इसमें मैं इस तरीके से कह रहा हूं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, वो यहां पे जाके खत्म होगी। नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे ये इसका डिफरेंस यहाँ पे है, तो यहाँ पे कहीं स्टार्ट कर रहा हूं मैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे कहीं जाके खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो साफ साफ आपको चारों वेव्स नजर आ रही हैं। तो आइए समझते हैं सारा फिनोमिनन, सामने फिनोमिनन समझते हैं सारा। पहले लेके चलते हैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को
क्या होगा लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वजह से, आइए जरा समझते हैं इन दोनों के साथ क्या होगा कहानी, आइए जरा समझते हैं। जो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा उसकी वजह से जो रिजल्टेंट पैदा होगा वो रिजल्टेंट कैसा नजर आएगा, आइए गौर से समझते हैं। सामने देखिए, मैं इन दोनों फिंगर्स को लेके आ रहा हूं, ये मेरे पास 2 उंगलियां हैं, पहले वाली वेव दूसरी वाली वेव। पहली वाली वेव क्या कर रही है, पहली वाली वेव देखो ऑब्वियस सी बात है, इनकी फ्रीक्वेंसी नियरली कर तो यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा पक्का, क्योंकि क्लोज्ड स्पेस में भी है। अब इंटरफेरेंस कैसे होता है उसको समझ लीजिए। पहली वाली वेव पहले ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, पहली वाली वेव पहले ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी वाली वेव भी ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है। अब समझना क्या होगा, जब पहली वाली वेव की दूसरी वाली वेव की बात होगी, पहली वाली वेव ऊपर जा रही है सेम पॉइंट में, नीचे वाली वेव भी ऊपर जा रही है। तो गौर से सुनना, जब पहली वाली वेव ऊपर जा रही होगी तो नीचे वाली वेव भी ऊपर जा रही होगी, तो नीचे वाली वेव ऊपर वाली को टक्कर मारेगी, और जैसे ही टक्कर मारेगी, यहाँ पे जैसे ही इसको टक्कर लगेगी, एक तरीके से टक्कर समझ लो या फिर इंटरेक्शन समझ लो, एक ही बात है, टक्कर से मेरा मतलब इंटरेक्शन है। जैसे ही इनका एक साथ में, जब ये ऊपर जा रही होगी ये भी ऊपर जा रही होगी, दोनों का सेम पॉइंट पे इंटरेक्शन होगा, और जैसे ही इंटरेक्शन होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। सिमिलरली जब ये वेव नीचे आ रही होगी या जब ये वेव नीचे आ रही होगी तो ऊपर वाली भी नीचे आ रही होगी, और इसका इस पॉइंट पे इंटरेक्शन होगा और सिमिलरली एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब हम जानते हैं कि जब जब सेम फेज में, इसको हम प्लस फेज कह देंगे, माइनस फेज कह देंगे, प्लस कह देंगे, माइनस फेज कह देंगे, जब जब सेम फेज में इंटरेक्शन होता है तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इंक्रीज हो जाता है। इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ कैसे, सेम फेज में किस तरीके से इंटरेक्शन हुई उसकी वजह से हुआ, इसी को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वेरी गुड बच्चों, इसी को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आइए आगे चलते हैं। मैंने पहले और दूसरे का इंटरेक्शन आपको बता दिया है, अब मैं दूसरे तीसरे का थोड़ी देर में बताऊंगा, तीसरे और चौथे का यहां पे इंटरेक्शन क्या होगा वो आपको मैं समझा रहा हूं। तीसरे और चौथे का जो इंटरेक्शन होगा मैं आपको समझा रहा हूं, तीसरे और चौथे का इंटरेक्शन सामने देख ले। हाँ, फिजिक्स वाले भी देख सकते हैं भाई, मेरा पूरा सॉलिड स्टेट फिजिक्स वालों के लिए सेम एज इट इज है। सारा जो पढ़ा है वो यहां तक आज तक की क्लास में सब कुछ सेम आता है। जाके अपने कॉपी उठा के देख सकते हो, कॉपी नहीं अपने प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हो, हर एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा यहां तक की क्लास से। ध्यान रखना इस बात का, सेम आता है एज इट इज, कॉपी पेस्ट, कोई डिफरेंस नहीं है फिजिक्स में। थोड़ी बातें वो आखिरी के लेक्चर में जाके अलग अलग होती है, बाकी सब सेम है। तो ये 2 बातें जो यहां पे हो रही है इनको गौर से फरमाना। सामने देखिए, तीसरा और चौथा इन दोनों की बात करेंगे तो जो इन दोनों का इंटरेक्शन होगा कैसा होगा, आइए जरा समझते हैं, गौर से देखना। देखो देखो देखो, ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो जब ये नीचे आ रहा होगा ये ऊपर जा रहा होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग ये नीचे वाला आपस में एक दूसरे को टक्कर मारेगा। सिमिलरली जब ये ऊपर जा रहा होगा तो इसके उल्टी की तरफ भी जो वेव होगी वो आपस में इंटरेक्ट कर सकती है, इसके अपोजिट वाली वेव जो होगी वो आपस में इंटरेक्ट कर सकती है। कहने की मतलब ये नीचे आ रहा है ये ऊपर जा रहा है, तो जब इनके बीच में इंटरेक्शन होगी तो एक दूसरे को अपोज करेंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग इन बेचारों की जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाएगी। और जब जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, और हम ये भी कह देते हैं कि जब जब अपोजिट फेज में, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिल रहा है, जब जब अपोजिट फेज में इंटरेक्शन होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जनरेट होता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या वजह क्या है, इन दोनों का एक दूसरे के पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरेक्ट हो जाना। समझ गए इस बात को सर? सेम लाइक कपलिंग इन एनएमआर, कपलिंग वेव की कपलिंग होती है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। पहले सबसे पहले वेव की कपलिंग 2 टाइप की होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। सारा समझाऊंगा, अभी वेट कीजिए प्लीज, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी जिंदगी में आज से। तो यहां पे हमने समझा, ये थी मेरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये था मेरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पे जो एम्पलीट्यूड जनरेट हुआ उसको मैं A1 कह देता हूं, यहां पे जो एम्पलीट्यूड जनरेट हुआ उसको मैं A3 कह देता हूं। A1 और A3, ये एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, इस एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है। तो सर 1 2 का समझ में आ गया, 3 4 का समझ में आ गया। आप जो बार बार चिल्ला रहे हो ये 2 और 3 का, इसका लफड़ा क्या है, आइए जरा इसको समझते हैं। जरा सामने देखिए, बताइए 2 और 3 में क्या होगा।
गौर से कमेंट बॉक्स में टाइप कर बताइए 2 और 3 के अंदर क्या होगा। 2 वाली जब 3 वाले के साथ टकराएगी तो क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, देखिए एक बात तो साफ है, 2 और 3 की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस ज्यादा है, पर डिफरेंस ज्यादा होने से कुछ नहीं होता। मैंने कहा था अगर डिफरेंस कम है तो इंटरफेरेंस चाहे कंस्ट्रक्टिव हो चाहे डिस्ट्रक्टिव हो अच्छा होगा, डिफरेंस ज्यादा होगा तो इंटरफेरेंस चाहे कंस्ट्रक्टिव हो चाहे डिस्ट्रक्टिव हो कम अच्छा होगा या बेकार होगा। तो यहाँ पे बेशक इन दोनों वेव्स में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ज्यादा है, बट इंटरफेरेंस तो यहां पे भी होगा, चाहे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव हो, इंटरफेरेंस तो यहां पे भी होगा, पर वो उतना अच्छा नहीं होगा। और उतना अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड या तो कम बढ़ेगा या एम्पलीट्यूड या तो कम घटेगा। मतलब जो रिस्पॉन्स हमें यहां मिले थे ज्यादा बढ़ गया और बहुत ज्यादा घट गया, तो वो रिस्पॉन्स अब इस कंडीशन में नहीं मिलेंगे, यहां पे इन दोनों का कुछ बीच वाला कंडीशन मिलेगा। मेरे कहने का सारा समझ में आपको आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्लीज जरा सामने देखते रहिए। हाँ माही बिल्कुल सही पकड़े, हाँ वंदना बिल्कुल सही पकड़े, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए प्लीज, तो 2 और 3 में इंटरफेरेंस पक्का होगा, डिफरेंस बेशक ज्यादा है, इंटरफेरेंस पक्का होगा, पर डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से इंटरफेरेंस उतना अच्छा नहीं होगा जितना पहले और तीसरे केस में हुआ था। इंटरफेरेंस तो यहां पे भी होगा पर उतना अच्छा नहीं होगा, उतना अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे सेम फेज में कंबाइन कर रहे हैं, डिफरेंट सेम फेज में आगे जाके देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, मैं इसी की बात कर रहा हूं, आगे वाले पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। तो ये समझ में आया कि इस पर्टिकुलर सेम फेज में कंबाइन कर रहे हैं, सेम फेज में कंबाइन कर रहे हैं, तो मैं कह दूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। पर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जितना एम्पलीट्यूड इतना इंक्रीज हुआ है, क्या वो इस केस में भी होगा? नहीं, इस केस में उतना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव तो हुआ पर उतना नहीं हुआ, उतना नहीं हुआ। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड तो बढ़ा, एम्पलीट्यूड तो बढ़ा, पर उतना नहीं बढ़ा जितना यहां पे बढ़ा था। तो कहने का मतलब अगर ये एम्पलीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड A1 है, इसका मैग्नीट्यूड A3 है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? A2 होगा। तो बताइए एम्पलीट्यूड का रिलेशन क्या होगा इन तीनों केसेस में? तो तुम चिल्ला चिल्ला के कहोगे एम्पलीट्यूड इज A1 का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद A2 होगा, उसके बाद A2 होगा, उसके बाद A3 होगा। अगर एम्पलीट्यूड का रिलेशन यही होगा तो सुन लीजिए, जिस वेव का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा कोरस्पोंडिंगली उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, मतलब वो उतना अच्छा क्लियरली विजिबल हो सकता है। एम्पलीट्यूड जितना बड़ा उतना अच्छा तुम्हें विजिबल हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर एम्पलीट्यूड यहां पे प्रेजेंट है तो ये एम्पलीट्यूड ही इंटेंसिटी को कोरस्पॉन्ड करता है, और हेंस अगर मैं इंटेंसिटी का रिलेशन आप सबको बताऊं तो I1 सबसे ज्यादा होगा, I2 थोड़ा सा कम होगा और I3 सबसे कम होगा, और हेंस इन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग में कह दूंगा I1 जो है वो ब्राइट स्पॉट देगा, I3 जो है वो डार्क स्पॉट की तरफ देगा, और I2 जो है वो लाइट स्पॉट देगा। तो गौर फरमाना, यहां पे जो ब्राइट लाइट और डार्क आते थे वो हमें समझ में आ गए। ये I1 के कोरस्पोंडिंग होगा, ये I2 के कोरस्पोंडिंग होगा, और ये I3 के कोरस्पोंडिंग होगा। गजब की कहानी थी। आज से पहले हमने दो ही चीजें पढ़ी थी, आइदर ब्राइट और आइदर डार्क। तो ब्राइट जब होता था तो हम कहते थे कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव हो रहा होगा, डार्क जब होता था तो हम कहते थे कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव हो रहा होगा। पर जब लाइट की केस की बात आती है, वो अच्छा कंस्ट्रक्टिव और अच्छा डिस्ट्रक्टिव का एक बीच का फिनोमिनन है, मतलब वो कम कंस्ट्रक्टिव कम डिस्ट्रक्टिव हम कह सकते हैं। तो कोरस्पोंडिंग हमें ये लाइट जो स्पॉट आ रहा है वो समझ में आ गया है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब गौर फरमाना एक और क्वेश्चन पे, जरा समझना उस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। हाँ, अब उस क्वेश्चन का मीनिंग समझना क्या है। गजब की बातें चल रही है आज की क्लास में। थोड़ा सा अगर आपको केमिस्ट्री का हटके फिजिक्स में अगर मजा आ रहा है आज, तो एक क्वेश्चन मुझे बताना, कभी आपने सोचा है जब आप प्रिज्म को पकड़ते थे, कभी अपने घर में भी किया होगा, प्रिज्म तो हम सबने खरीदा होगा, तो प्रिज्म को हम लेके आते थे, ठीक है, और प्रिज्म को जो येलो लाइट हमारे बल्ब से आती थी हम उसको सामने रखते थे, और जब येलो लाइट आने वाले को सामने रखते थे तो मैं यहाँ पे एक रेनबो नजर आता था, रेनबो नजर आता है मुझे यहाँ पे। कभी भी प्रिज्म को लेके जाओ और बल्ब से आने वाली लाइट के सामने रख लेना, तुम्हें एक रेनबो टाइप का नजर आएगा। बल्ब से या कोई भी नॉर्मल आने वाले सनलाइट के सामने रखना, तुम्हें एक रेनबो नजर आएगा।
तो रेनबो जब जब तुमने देखा या नेचुरल रेनबो तुमने देखा जब जब, तो नेचुरल रेनबो की जब हम बात करते हैं तो नेचुरल रेनबो में क्या कभी तुमने समझा है कि वो तो फिनोमिनन जो मैंने यहाँ पे बताया वो सेम ही है, वहां पे बीच में कोई डिफ्रैक्शन फिनोमिनन हो रहे होंगे, उससे वेव्स अलग अलग जा रही होंगी, और कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास स्क्रीन एक टाइप के मेरे पास जो भी वहां पे पर्टिकुलर वहां पे एयर डेंसिटी है या फिर जो फिर वाटर डेंसिटी जो भी वहां पे है उसके कोरस्पॉन्डिंग स्क्रीन पे वो मेरे पास वो बन रहा होगा। तो जब जब हम बात करते हैं रेनबो की, तो उस रेनबो की बात में तुमने हमेशा देखा होगा विबग्योर का फिनोमिनन फॉलो होता है, विबग्योर का फिनोमिनन फॉलो होता है। मतलब पहले वॉयलेट आती है, डार्क वॉयलेट, फिर वो लाइट होना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो इंडिगो कलर आता है, फिर वो पहले इंडिगो डार्क होता है, फिर वो लाइट होना स्टार्ट हो जाता है। कोरस्पॉन्डिंग आपकी जो कलर की इंटेंसिटी है, जो पर्टिकुलर कलर है ना जिसका नाम तुम लेते हो, वो अपनी इंटेंसिटी को चेंज करता रहता है। वहां पे कभी भी रेनबो में तुमने ऐसा नहीं देखा वॉयलेट आया स्टॉप डार्क आ गया, फिर वहां पे इंडिगो आया स्टॉप डार्क आ गया, फिर वहां पे तुम्हारा रेड आया स्टॉप तुम्हारा कुछ भी आ गया। मतलब वहां पे कलर्स जो हैं वो डार्क स्पॉट से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, वो एक बार हाई इंटेंसिटी टू लो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी टू लो इंटेंसिटी एंड कोरस्पॉन्डिंग आगे बढ़ते रहते हैं। देयर इज नो डार्क स्पॉट। क्यों डार्क स्पॉट नहीं होते? पहली बात, कंप्लीट डार्क स्पॉट नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, जब आप सिंगल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते थे वहां पे दो ही स्पॉट होते थे, आइदर ब्राइट आइदर डार्क। तो सिंगल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट में और रेनबो फिनोमिनन में या इस फिनोमिनन में क्या डिफरेंसेस है, या फिर वो लाइट स्पॉट का जनरेशन सिंगल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट में क्यों नहीं होता और इस एक्सपेरिमेंट या रेनबो में क्यों होता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए मुझे, फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। बताइए मुझे कमेंट बॉक्स टाइप करके कि सिंगल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, देखता तुम्हारा दिमाग कितना तेज चलता है। सिंगल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट में ब्राइट और डार्क ही दिखते हैं तुम्हें, और जब तुम नॉर्मल प्रिज्म में देखते हो तो वहां पे ब्राइट डार्क नहीं, वहां पे लाइट भी आ जाता है, मतलब एकदम से गैप नहीं आता, वहां पे लाइट स्पॉट भी होता है। तो वो लाइट स्पॉट जो होता है, लाइट ब्राइट का एग्जाम्पल, सुरजीत भाई इस रेनबो से बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या दूं मैं? वो तो नेचुरली ऑकरिंग एग्जाम्पल है तेरे सामने। सुमित कुमार बताइए कमेंट में बताइए कि बताइए कि सिंगल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट में दो ही क्यों मिलते हैं और यहाँ पे तुम्हें तीन क्यों मिल रहे हैं? क्या रीजन है ऐसा जो वो दो और ये तीन तुम्हें करके देता है? कमेंट बॉक्स में टाइप कर बताइए। अगर ये आप बात समझ गए तो मेरा जो ये फिनोमिनन मैंने यहाँ सारा समझाया है आपको सारा समझ में आ चुका है। बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करिए भाई। कहाँ गए यार अपने? तुम संख्या घटाते बढ़ाते ढंग से मेंटेन नहीं करते हो, इसलिए मेरा मन नहीं करता है तुम्हें पढ़ाने का कई बार। जावेद अली, वेवलेंथ डिफरेंस क्या? वेवलेंथ डिफरेंस से क्या? मीडियम का देवी प्रसाद रिपैनी ने वेवलेंथ, शायद वेवलेंथ डिफरेंस मीडियम चेंज होने की वजह से, सब ऐसे सोच ही रहे हैं, फिजिक्स का नाम आते सबका दिमाग घूम जाता है ऐसे। वेवलेंथ डिफरेंस, वेवलेंथ डिफरेंस, वेवलेंथ डिफरेंस, प्रिज्म रेनबो का मीडियम ज्यादा है। हाय हाय रे, इतना टुच्चा सा आंसर है, उस टुच्चे से आंसर को तुमने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। तुमने क्वेश्चन के लेंथी स्टेटमेंट को देखते हुए सोचा कि क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट होगा, पर क्वेश्चन जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आंसर है, बहुत ही सिंपल आंसर है। वेरी गुड विवी, विवी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विवी, वी.वी बहुत बढ़िया, सही आंसर पकड़े हो, सही पकड़े हो, बहुत बढ़िया। सिंपल सा आंसर था। जब जब किसी ने सिंगल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट को पढ़ा है, जब जब किसी ने सिंगल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट को पढ़ा है तो वहां पे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज करना मतलब वेवलेंथ जो होती है वो तुम एक ही चूज करते हो,
एक ही वेवलेंथ की लाइट को डालते हो, जब एक ही वेवलेंथ की लाइट को डालोगे तो ये सारी जो अलग अलग वेवलेंथ है, अब तो वहां तो सिंगल स्प्लिट में तो सारी बराबर होगी, और सिंगल स्प्लिट में सारी बराबर होंगी तो आइदर कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव होगा, आइदर कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव होगा। बीच की तो कुछ कहानी होगी ही नहीं। बीच की कहानी लाइट वाली कब जनरेट हुई, जब उसमें वेवलेंथ डिफरेंस आ गया। तो वेवलेंथ डिफरेंस किस में आएगा, जब मल्टीपल वेवलेंथ यूज करेंगे। तो मतलब याद रखना, जब रेनबो वगैरह बनाते हैं तो वहां पे नॉर्मल लाइट्स आती हैं, सारी वेवलेंथ आती है, तो यहाँ पे भी सारी वेवलेंथ आ रही थी। इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में मैंने सारी वेवलेंथ ली थी, 400 लेकर 800 तक सारी वेवलेंथ मैंने यूज की थी। पर जब बात करते थे हम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, वहां पे मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं। तो जब जब बात आएगी मोनोक्रोमेटिक लाइट की, तो ध्यान रखना, इन केस ऑफ मोनोक्रोमेटिक आइदर कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव होगा, आइदर कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव होगा। पर इन केस ऑफ मल्टीपल वेवलेंथ, वहां पे कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव के साथ साथ लाइट वाले भी केसेस होंगे। आई होप आप सबको समझ में आया हो। ये थी कहानी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की, ब्राइट डार्क और लाइट की, जो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। क्लियर हो चुकी है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए मुझे, टाइप करके बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। हेलो हेलो, अभी मैं क्लास में हूँ, अच्छा बाद में बात करेंगे, ठीक है। सबका माइंड हैंग हो गया, चढ़ा के आए हैं सब, क्या करें। वेरी गुड वेरी गुड। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आई है? हमने अल्टीमेटली समझ लिया ब्राइट लाइट डार्क कब पैदा होंगी। ब्राइट डार्क तब पैदा होंगी जब कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव लाइट सब डिफरेंस वहां पे क्रिएट होगा। तो जब जब मोनोक्रोमेटिक आ जाएंगी तो लाइट नाम की चीज गायब हो जाएगी, और जब जब मोनोक्रोमेटिक नहीं सारी वेवलेंथ होंगी तो ये तीनों की तीनों चीज एग्जिस्ट करेंगी। वेरी गुड वेरी गुड। नमन समझ नहीं आया क्या? बाउंसर सर जी मतलब समझ में आ गया नहीं आया? सिंपल से फंडे है। मोनोक्रोमेटिक मतलब वेवलेंथ सेम, वेवलेंथ जब एग्जैक्टली सेम हो जाएगी तो या तो कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव या कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव, बीच की कहानी होगी नहीं। पर जब वेवलेंथ में डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, तो जैसे कि डिफरेंस इस वाले केस में ज्यादा आ गया था, तो यहां पे लाइट वाले स्पॉट्स क्रिएट होंगे। नहीं मैं सीरियस नहीं हूं, अरे सुनते टाइम समझ में आता है, आंसर देते वक्त नहीं आता है। चलिए भाई आगे चलते हैं, चले सामने देखते हैं। चलिए, ये विनोद का आशिक कौन आ गया यहाँ पे? पेन कहा गया? हाँ चलिए भाई सामने देखिए प्लीज। तो ये थी हमारी सारी कहानी, कंस्ट्रक्टिव की, डिस्ट्रक्टिव की, ब्राइट की, लाइट की और डार्क की, तीनों कहानी हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो इतनी कहानी अगर आप समझ चुके हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और चीजों को और अच्छे से समझते हैं। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सामने देखिए प्लीज। तो हमने पढ़ा था कि जब जब इंटरफेरेंस होगा, पहली बात तो इंटरफेरेंस कब होगा ये जानना जरूरी था, इंटरफेरेंस होगा कब होगा वो जानना जरूरी था। डिफ्रैक्शन समझ चुके हैं और इंटरफेरेंस समझ चुके हैं। डिफ्रैक्शन अगर मीडियम सेम होगा तो वहां पे शार्प एज से होगा, डिफ्रैक्शन अगर मीडियम अलग अलग होंगे तो मल्टीपल रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को हम डिफ्रैक्शन समझ लेंगे। इंटरफेरेंस की जब हम बात करते हैं, तो इंटरफेरेंस जब हम बात करेंगे तो इंटरफेरेंस के केस में हम कहते हैं कि दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं। पहली बात तो इंटरफेरेंस कब होते हैं, जब μ1 नियरली इक्वल टू μ2 हो जाएगा, ठीक है। और μ1 अगर एक्जैक्टली μ2 हो गया तो मैं दो केस बनाते हैं। μ1 जब एक्जैक्टली μ2 होगा तो इस केस में ब्राइट और डार्क स्पॉट होंगे। अगर μ1 नियरली इक्वल टू μ2 हो गया तो इस केस में ब्राइट, लाइट और डार्क तीनों स्पॉट होंगे। ये केस होगा मोनोक्रोमेटिक लाइट का। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मैं आपको बता ही चुका हूं। यहाँ पे आप मल्टीपल वेवलेंथ यूज कर सकते हैं, मल्टीपल वेवलेंथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत क्लियर शब्दों में आपको समझा रहा हूं, इससे क्लियर शब्दों में कोई नहीं समझ सकता भाई। आगे देखिए, फिर ये इस बेसिस पे दो टाइप के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सामने देखिए प्लीज। ये तो करने की कंडीशन थी, ये तो करने की कंडीशन थी कब होगा पहली बात तो, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो हमने एक बात पढ़ी, पहली बात तो कब होता है, जब दो वेव्स, दो नियरली इक्वल वेव्स सेम फेज में कंबाइन की जाती है, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने से क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव,
एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट बढ़ जाएगा। ये बात हमने समझ ली है। डिस्ट्रक्टिव कब होता है? जब डिफरेंट फेज में वेव्स कंबाइन होती है, डिफरेंट फेज में वेव्स कंबाइन होगी तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और यहाँ पे जब एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव डिक्रीज हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ही वो कंडीशन है। चलिए प्लीज आगे देखिए, आओ आओ देखो फटाफट देखो। अब तीसरी बात, यहां पे एक बात और तुमने पढ़ी होगी जब तुम वहां पढ़ते थे सिंगल और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ते थे कि एक बात और पढ़ते थे कि यहां पे वो बात कौन सी थी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कब होता है? जब जब किसी दो वेवलेंथ में पाथ डिफरेंस जो होता है, पाथ डिफरेंस जो होता है वो n लैम्बडा के बराबर होता है। सिमिलरली यहां पे हम जब बात करते हैं तो हमें कहेंगे पाथ डिफरेंस जब जब 2n+1 लैम्बडा बाई 2 के बराबर होगा, लैम्बडा बाई 2 के बराबर होगा तब तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो क्वेश्चन आता है ये पाथ डिफरेंस किसे कहते हैं? क्या हम इसको सिर्फ एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं या इसको थ्योरेटिकली भी हम समझ सकते हैं? तो सुनिए, एक्सपेरिमेंटली जब हम निकाल रहे थे तो आपने सिंगल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट में निकाल लिया था पाथ डिफरेंस n लैम्बडा, पाथ डिफरेंस 2n+1 लैम्बडा बाई 2। आज हम बात करेंगे कि थ्योरेटिकली पाथ डिफरेंस को कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए कैसे निकाला जा सकता है, कैसे समझ सकते हैं पाथ डिफरेंस क्या होता है, पहली बात तो। दूसरी बात क्या होता है, पहली बात। दूसरी बात कैसे निकालेंगे दोनों का फॉर्मूला। दूसरी बात थ्योरेटिकली, मतलब इसको बस कॉन्सेप्चुअली समझने की बात मैं कह रहा हूं। चलिए आगे समझते हैं इस बात को। सामने देखिए प्लीज, पाथ डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि मैच आज है ही नहीं, आज तो सिर्फ इंफॉर्मेशन देने आऊंगा मैं, मैच तो कल से स्टार्ट होंगी, आज तो मैच है ही नहीं भाई, सीपीएल नहीं है आज। सीपीएल का आज जो मैच होना था वो, क्योंकि कल तुमने 9 टीमें जिता दी है, 9 टीमों के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे चेंज भी तो करना पड़ेगा ना। तो एक मेजर चेंज आया है, मेजर चेंजेस लास्ट मोमेंट में मैंने डिसाइड किया था, थोड़ा सा चेंज और कर दिया उसमें, तो वो फाइनल डिसीजन जो है वो आने वाला है। क्योंकि ऐसे ही आप टीमों को ऊपर नीचे हेरफेर करते रहोगे तो मुझे गेम चेंज करना पड़ेगा ना। चलिए भाई, तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात चल रही थी, पाथ डिफरेंस की बात आई, तो आइए पाथ डिफरेंस को समझते हैं। पहली बात तो पाथ डिफरेंस होता क्या है, क्योंकि जब तक आप इन छोटी छोटी चीजों को समझेगी ना तो आपको ब्रेक्स लॉ को कंप्लीटली समझने में हमेशा दिक्कत आएगी। चलिए प्लीज सामने देखिए, लाइक वाइक ठोकते रहे जो बच्चे पहली बार आए हैं, बहुत मजा आएगा क्लास में। अभी तो मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, अभी तो बहुत मजा है। ब्रेक्स लॉ तो मैंने शुरुआत ही नहीं की है, 1 घंटा हो गया पढ़ाते पढ़ाते, और तुम लोग तो 5 मिनट ब्रेक्स लॉ को चिपका के बनते हो, चलते बनते हो। ब्रेक्स लॉ अगर 5 मिनट का ही होता तो वो इतना दूर बीएससी में ना रखा जाता, उसको 12th के सीबीएसई के चैप्टर में करा देते वो लोग। 12th में जेई वही पे पढ़ते तो पढ़ा देते, वरना सीबीएसई के चैप्टर में तो होता ही नहीं है बेचारा। चलिए प्लीज, तो ब्रेक्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझना बहुत जरूरी है, वरना आपको बस एक ही फॉर्मूला आता है ब्रेक्स लॉ के नाम पे, n लैम्बडा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, उसके अलावा कुछ नहीं पता। इधर उधर से अगर क्वेश्चन घूम के आ गया तो आपको आंसर देने के लिए लायक ही नहीं बचोगे कभी जिंदगी में। सामने देखो, एक्साइटमेंट की धज्जियां उड़ गई। कल है भाई, कल ही है, कोई बात नहीं, एक्साइटमेंट। अब आ जाओ यहाँ पे, चिपक लो, अपना पेपर देख लो। हाँ अब आ गए सबके सबक को, कल है भाई, बोल के आ गए होंगे, पढ़ लो। हाँ सब आ गए, 92 हो गए सारे के सारे, आ गए होंगे सारे के सारे जो तैयारी कर रहे थे। कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम और दिया मैंने, ठीक है। हम लोग तो सिंपल फॉर्मूला पढ़ते हैं, सिंपल फॉर्मूला इज गुड टू रीड, बट उसके पीछे की कहानी आपको नहीं पता होगी तो सिंपल फॉर्मूला पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता भाई। आइए चलिए भाई, पाथ डिफरेंस की बात यहाँ पे बात हम कर रहे हैं, पाथ डिफरेंस की, ठीक है। सामने देखिए बस, पाथ डिफरेंस क्या होता है पहली बात तो समझते हैं। आइए उसको एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। चलिए फिर से उंगलियों का खेल हम खेलते हैं। मान लीजिए 2 उंगलियां मेरी, एक ये वाली और एक ये वाली, अब की बार काटूंगा नहीं, ध्यान रखना। 2 उंगलियां जो मेरी है, ये 2 उंगलियां 2 वेव्स हैं, ठीक है, और नियरली इक्वल वेवलेंथ की वेव्स है, बिल्कुल सही बात है, और क्लोजली स्पेस में ट्रेवल कर रही है, मतलब सारी कंडीशन है इसमें इंटरफेयर करने की, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब सामने देखते हैं प्लीज, चलिए प्लीज 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 प्लीज। हाँ बिल्कुल, अमरनाथ ने बिल्कुल सही कहा है। इसको हम कॉन्सेप्चुअली समझते हैं, क्या है कहानी इस पाथ डिफरेंस की। हमने इसको डेफिनेशन तो समझ ली, कॉन्सेप्चुअली समझते हैं कि पाथ डिफरेंस क्या होता है। मान लीजिए 2 वेव्स हैं, वेव नंबर 1 वेव नंबर 2, दोनों नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी की है, नियरली इक्वल स्पेस में लाई कर रही है, स्पेस नियरली क्लोज स्पेस में ट्रैवल कर रही है, ये ट्रैवल करती जा रही है, ऐसे ऐसे लहर की तरह दौड़ती हुई जा रही है, बिल्कुल आराम से मजे करती हुई दोनों एक साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे चल रही थी। जैसे ही लॉन्ग ड्राइव पे चली तो पता चला आगे इन दोनों में से किसी एक के आगे ऑब्स्टेकल आ गया। ऑब्स्टेकल मतलब अड़चन आ गई कोई। तो 2 चल रही थी आराम से मस्ती करते हुए,
किसी एक के सामने, मान लीजिए इस वाली के सामने ऑब्स्टेकल आ गया, ये वाली के सामने कोई ऑब्स्टेकल नहीं था, तो जिसके सामने ऑब्स्टेकल नहीं था वो तो बेचारी सीधी ट्रैवल करती हुई निकल जाएगी, बीच बिल्कुल निकलेगी, कोई ऑब्स्टेकल नहीं था, उसको क्या फर्क पड़ता है, वो तो सीधी जाएगी, उसको कौन सा यहाँ पे प्यार निभाना है, वो तो सीधी निकल जाएगी, यहाँ पे निकल के चली गई। यहाँ पे दूसरी वाली के सामने ऑब्स्टेकल आ गया है, ऑब्स्टेकल, एक वाली सीधी निकल चुकी है, दूसरी के सामने ऑब्स्टेकल आ गया है, तो दूसरी वाली क्या होगी, इससे टकराएगी, डिफ्रैक्शन होगा, टकराएगी, डिफ्रैक्शन होगा, इसके बगल बगल में से ट्रेवल करके जाएगी, और जब बगल बगल में से ट्रेवल करके जाएगी तो सुनना, गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, एक के सामने कोई ऑब्स्टेकल नहीं आई, सीधी निकल गई बिल्कुल, दूसरी के सामने एक ऑब्स्टेकल आ गया, मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है, तो दूसरी वाली बगल में से रास्ता नाप के आएगी, और जब मान लीजिए पहली वाली से जिस भी पॉइंट पे वो टच कर रही है, टच नहीं करी, जिस भी पॉइंट वो इंटरेक्ट करेगी, देखिए सीधी गई, ये साइड में से रास्ता नाप के आई, कहीं से मतलब इंटरेक्ट, मैं ऐसे मान रहा हूं कि इधर से भी रिफ्लेक्ट हुई, इधर से भी रिफ्लेक्ट हुई, घूम के यहाँ पे पहुंच गई, बगल में इसके पास ही आ गई, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां से जाने वाली उधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर घूम के इधर भी, मान लीजिए इधर भी मल्टीपल ऑब्स्टेकल लगे हैं, तो ऐसा कुछ है कि बीच में से निकल के जा रही है और वापिस से यहीं पे रास्ता इसका मिल रहा है, तो जब ये देखो एक सीधी गई, ऑब्स्टेकल से रास्ता नाप के इधर आ गई, तो जो मीटिंग पॉइंट होगा, जो यहाँ पे मीटिंग पॉइंट होगा, इंटरेक्टिंग पॉइंट होगा, उस इंटरेक्टिंग पॉइंट पे हमें पता करना होगा कि दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है। जो तुम ये कहते फिरते हो कि दोनों सेम फेज में होगी तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, दोनों डिफरेंस फेज में होगी तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, पर उस सेम फेज का और डिफरेंस फेज का तुम पता कैसे लगाओगे? तुम कोई वहां पे माइक्रोस्कोप लेके बैठे हो क्या? ये सेम फेज आ गया, ये अरे सेम फेज चल रहा है, सेम फेज में कंस्ट्रक्टिव होगा, अरे डिफरेंट फेज चल रहा है डिस्ट्रक्ट, अरे भाई सेम फेज और डिफरेंट फेज इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में जब ये सेम फेज और डिफरेंट फेज की कहानी ये ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट है, तो हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को सेम फेज और डिफरेंट फेज के बेस पे एक्सप्लेन तो कर देते हैं, पर वो कंस्ट्रक्टिव हुआ या डिस्ट्रक्टिव हुआ वो सेम फेज नहीं बताता, डिफरेंट फेज नहीं बताता, वो कौन बताता है? वो बताता है पाथ डिफरेंस। वो पाथ डिफरेंस हम नोट कर सकते हैं, वो पाथ डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी के बेस पे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव करेगा। और फिर वो कंस्ट्रक्टिव कर रहा होगा था, वो किस कंडीशन में कर रहा होगा? जब उनमें सेम फेज आया होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि सेम फेज आ गया तो कंस्ट्रक्टिव हुआ, नहीं, हम ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे पाथ डिफरेंस अगर इतना है तो कंस्ट्रक्टिव हुआ होगा। और कंस्ट्रक्टिव जब जब होता है तो हमें पता है कि वो सेम फेज में होता है। तो स्टेटमेंट पाथ डिफरेंस से आती है कंस्ट्रक्टिव वे, और कंस्ट्रक्टिव से जाती है सेम या डिफरेंट फेज, जो भी हमारा कहानी है। चलिए प्लीज सामने देखिए, अरे आइए भाई इधर देखो यार, प्लीज देखो सामने। तो कहने की बात थी, यहां पे एक मेरे पास वेव ऐसे जा रही थी, एक यहां पे रास्ता नाप के बगल में से आई, तो मीटिंग पॉइंट पे पहली वेव ने इतना रास्ता ट्रेवल किया, ये पहली वेव ने जो रास्ता ट्रेवल किया, दूसरी वेव ने कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो दूसरी वेव ने मीटिंग पॉइंट पे आते आते कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। देखियो, इतना तो इसने भी ट्रेवल किया है, तो जितना इसने ट्रेवल किया है इतना तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाला, यहां तक का तो पहली वाली वेव ने भी ट्रेवल किया है और दूसरी वाली वेव ने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, तो दूसरी वाली वेव ने कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है वो मुझे कैलकुलेट करना है। अगर दूसरी वाली वेव ने एक्स्ट्रा n लैम्डा ट्रेवल किया होगा तो मीटिंग पॉइंट पे पक्का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर दूसरी वाली ने 2n+1 लैम्डा डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया होगा तो मीटिंग पॉइंट पे पक्का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो कहने की बात यह है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इज डिफाइंड बाय द पाथ डिफरेंस, और इज पहचानना, क्या कहते हैं उसको, पहचानने का वर्ड मैं बताऊंगा, इज डिटरमाइंड बाय द पाथ डिफरेंस, कि दोनों में कितना पाथ डिफरेंस है जब वो पर्टिकुलर इंटरेक्टिंग पॉइंट पे इंटरेक्ट कर रही हैं। जब वो इंटरेक्ट करेंगे उस पॉइंट में दोनों में कितना पार्ट डिफरेंस है। n लैम्डा हुआ कंस्ट्रक्टिव होगा, अगर 2n+ लैम्डा हुआ तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव होगा। और उसी कहानी को समझते हुए मैं आपको और बेहतर तरीके से आपको समझा रहा हूं कि थ्योरेटिकली कैसे इस कहानी को समझेंगे। आइए उस कहानी को थ्योरेटिकली समझते हैं, सामने देखना। एग्जांपल समझा दिया, अब थ्योरेटिकली समझा रहा हूं। मान लीजिए मेरी पहली वेव जो है वो यहां पे ट्रेवल कर रही है, दूसरी वेव जो है वो यहां पे ट्रेवल कर रही है, तीसरी वेव जो है यहां पे ट्रेवल कर रही है, और चौथी वेव जो है वो यहां पे ट्रेवल कर रही है, चौथी वेव जो है यहां पे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं कोरस्पॉन्डिंग उनका मैं यहाँ पे वेवलेंथ को इक्वल रखने के लिए मान लीजिए मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट ली है, मोनोक्रोमेटिक, क्योंकि हम बात हम अक्सर
जब जब स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट ही यूज करते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की है। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब वेवलेंथ जो है वो सेम है। चलिए सबकी वेवलेंथ जो है वो मैंने सेम ले ली है, सबकी वेवलेंथ जो है मैंने सेम ले ली है। इन लाइट्स को मैं डॉटेड इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि वेवलेंथ को मैं सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकूँ। ये लाइट मैं इस तरीके से डॉटेड दिखा रहा हूँ। आइए उसको समझते हैं। आइए बात करते हैं वेव नंबर 1 की। मान लीजिए जो मेरी वेव नंबर 1 है वो इस यहां से स्टार्ट हुई, मान लीजिए मैं मान लेता हूं यहां पे स्टार्ट हुई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई यहाँ पे, और इस तरीके से वो ट्रेवल कर रही है। तो हम कहेंगे ये उसका प्लस फेज है, प्लस फेज है, प्लस फेज है, ये उसका माइनस फेज है, और आगे तक चलता जा रहा है। दूसरी वेव को मान लीजिए मैं कह रहा हूं यहां से स्टार्ट नहीं हो रही, वो यहां से स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट अक्सर में तुम कहोगे सर यहां से कैसे स्टार्ट हो रही है, वो मैं समझाऊंगा। अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अभी इस बात को समझ लीजिए। ये ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, इस तरीके से कहानी हो। तुम कहेंगे ये प्लस प्लस है, ये माइनस माइनस है, ये कहानी हो रही है। तीसरे में कह रहा हूं कि यहां से कुछ हो रही है कहानी, ऊपर, या मैं कंसिडर यहां से कर रहा हूं, आगे वाली कंसिडर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे आई, और चौथी में कह रहा हूं कि ये ऊपर गई और नीचे, इस तरीके की कहानी है। प्लस प्लस माइनस, प्लस 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 माइनस, इस तरीके से मैं सारी चीजें डिफाइन कर चुका हूं। चलिए प्लीज सामने देखिए, जबरदस्त बात समझा रहा हूं आपको मैं। वेव नंबर 2 है, वेव नंबर 3 है, वेव नंबर 4 है। अब मैं आपकी पहली कंडीशन लेता हूं। पहली कंडीशन, पहली वेव और दूसरी वेव का जब इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा। पहली वेव और दूसरी वेव जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरेक्ट कर रही है। मान लीजिए मैंने कहा कि वो पहली वेव और दूसरी वेव जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरेक्ट कर रही है। तो तुम गौर से देखो, तुम यहां से शक्ल देखोगे तो कहोगे उल्टी, प्लस माइनस है यानी डिफरेंट फेज है, तो डिस्ट्रक्टिव होगा पक्का। पर मैं वही कहना चाहता हूं, तुम्हें कैसे पता कि इसका नीचे आएगा, इसका ऊपर आएगा। हाउ यू विल कैलकुलेट, तुम कैसे कैलकुलेट करोगे नीचे ही होगा या ऊपर ही होगा, कैसे कैलकुलेट कर सकोगे भाई। तो यहां पे पाथ डिफरेंस तुम्हें बताएगा कि कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। ये फेज तुम्हें नहीं बताया। फेज तो उसको एक्सप्लेन करने का तरीका होते हैं कि जब जब फेज ऐसे होंगे तो पक्का ये हो रहा होगा, पर पता कौन बताएगा, ये रास्ता कौन। अरे किसी घर का पता कौन, ये पता बताने वाला पाथ डिफरेंस है। सुनना ध्यान से। मान लीजिए दोनों का मीटिंग पॉइंट ये है, तो मीटिंग पॉइंट में हम बात कर रहे हैं, और मीटिंग पॉइंट में अगर मैं बात करूं 1 और 2 की, पहली और दूसरी को मिला रहा हूं, पहले दूसरी का अगर मैं यहां पे इंटरफेरेंस करा रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड का इंटरफेरेंस करा रहा हूं, तो मीटिंग पॉइंट की बात करूं तो मीटिंग पॉइंट पे पहली वाली ने अगर मैं बात करूं तो उसका वेवलेंथ अगर इतना है, यहां से यहां तक का वेवलेंथ उसका इतना है, और इन सब का वेवलेंथ भी उतना ही है, बराबर वेवलेंथ की यहाँ पे ट्रैवल कर रही है, भी वेवलेंथ उतना ही है, सब वेवलेंथ बराबर की है। तो बताइए पहली वेव और दूसरी वेव में कितने का पाथ डिफरेंस है, λ/2 का पाथ डिफरेंस है। आप साफ साफ देख सकते हो, इसके कहेंगे पाथ डिफरेंस। मीटिंग पॉइंट पे कितने का पाथ डिफरेंस है, मीटिंग पॉइंट पे λ/2 का पाथ डिफरेंस है सामने। तो यहां पे पता चला मीटिंग पॉइंट पे जब λ/2 का पाथ डिफरेंस होगा, यहाँ पे पाथ डिफरेंस हमने देखा λ/2 का होगा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी, ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी, बिल्कुल सही बात थी। फिर हमने कहा कि सेम, देखिए ऑब्जर्वेशन से मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव करना समझा रहा हूं। ऑब्जर्वेशन से वो जो फॉर्मूला आता है n λ या n λ जो आता है मेरे पास फॉर्मूला कंस्ट्रक्टिव का, 2n+1 डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा जो आता है वो डिस्ट्रक्टिव का, वो आप फॉर्मूला थ्योरेटिकली कैसे निकालेंगे, कैसे समझेंगे, वो समझा रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ये ऑब्जर्वेशन आगे मेरी इससे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों को जब मिलाएंगे तो ऑब्वियस बात है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है, ये आप भी जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, अब मैंने एग्जांपल लिया था, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। अब की बार मैं कंबाइन कर रहा हूं पहली वाली को तीसरी वाली के साथ, पहली वाली को तीसरी वाली के साथ। जब पहली वाली को तीसरी वाली के साथ कंबाइन करूंगा, तुम साफ साफ बता सकते हो कि इंटरेक्टिंग पॉइंट जो होगा वो ये वाला होगा, और इस इंटरेक्टिंग पॉइंट पे पहली वाली जब इंटरेक्ट करेगी तीसरी वाली के साथ, तो पाथ डिफरेंस क्या है, लैम्डा का पाथ डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस आया, इसके कोरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस आया लैम्डा का। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्डा का आया, दोनों सेम फेज में मिली। देखिए जब जब पाथ डिफरेंस लैम्डा का होता है तो डेफिनेटली दोनों के दोनों सेम फेज में आएंगी, अपने आप सेम फेज में आ जाएंगी। तो सेम फेज में आएगी तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और एम्पलीट्यूड तुम्हारा रिजल्टेंट का इंक्रीज हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, आखिरी एग्जांपल है पहला और चौथे वाला केस मैं बता रहा हूं, पहले और चौथे वाला केस को मैं आपको समझा रहा हूं। फर्स्ट और फोर्थ की जब मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो फर्स्ट और फोर्थ इस पर्टिकुलर टाइम पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर टाइम पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जहां पे जो पाथ डिफरेंस है वो 3 λ/2 बन चुका है। पाथ डिफरेंस यहाँ पे 3 λ/2 बन चुका है, पाथ डिफरेंस 3 λ/2 बन चुका है। और देखो जब पाथ डिफरेंस 3 λ/2 का होता है इंटरेक्टिंग पॉइंट पे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये डिफरेंट फेज में आ जाएंगे, और डिफरेंट फेज में आएंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। यहाँ पे सेम फेज में आ जाएंगे, यहाँ पे सेम फेज में आ जाएंगे, यहाँ पे सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ पे डिफरेंट फेज में होगा, यहाँ पे डिफरेंट फेज में होगा, अरे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिफरेंट फेज में होगा, डिफरेंट फेज में होगा, यहाँ पे सेम फेज में होगा, यहाँ पे डिफरेंट फेज में होगा।
और फिर से अगर मैं यहाँ पे पांचवा वेव और ले लेता जिसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे होता, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होता, तो तुम गौर से देखो तो स्टार्टिंग पॉइंट में दोनों के दोनों सेम फेज में आ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा है, एक बार डिस्ट्रक्टिव, एक बार कंस्ट्रक्टिव, फिर अगली बार डिस्ट्रक्टिव, फिर अगली बार कंस्ट्रक्टिव। मतलब एक ऑल्टरनेटिव सेट कंस्ट्रक्टिव क्रिएट कर रहा है, एक ऑल्टरनेटिव सेट जो है वो एक तरीके से देखो, एक ऑल्टरनेटिव सेट ये वाला और ये वाला डिस्ट्रक्टिव क्रिएट कर रहा है, एक ऑल्टरनेटिव सेट जो है वो कंस्ट्रक्टिव और यही ऑल्टरनेटिव सेट भी कंस्ट्रक्टिव क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव सेट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की वैल्यूज दे रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव वाले को अलग से निकाल लिया, सॉरी डिस्ट्रक्टिव वाले को अलग से निकाल लिया। कौन कौन सा है, ये वाला डिस्ट्रक्टिव वाला था, और कौन सा है, ये वाला डिस्ट्रक्टिव वाला था। तो जब डिस्ट्रक्टिव की वैल्यूज को अलग निकाला तो कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी, डिस्ट्रक्टिव की इंटरफेरेंस की वैल्यूज को निकालूंगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो वैल्यू को निकालूंगा तो मुझे कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी, ध्यान से देखना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी, इनिशियली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सी वैल्यू मिली, λ/2 मिली, λ/2 मिली। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी, 3λ/2 मिलेगी, 3λ/2 मिलेगी, λ/2 पहली वैल्यू मिली, 3λ/2 दूसरी वैल्यू मिली, एंड कोरस्पॉन्डिंग 5λ/2 मिलेगी, एंड सो ऑन, ऐसे मिलते रहेगी। फिर हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो ऑब्जर्वेशन थी वो निकाली। कंस्ट्रक्टिव कब कब हो रहा है, पहले और तीसरे के केस में क्या डिफरेंस है, लैम्डा का। फिर उसके बाद कब होगा, पांचवें केस में, पहले और पांचवें केस में यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा, पाथ का, यहाँ पे 2λ का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे हम कह देंगे पहला लैम्डा आया, 2λ आया, 3λ आएगा, ऐसे कोरस्पॉन्डिंग। इसी के कोरस्पॉन्डिंग जब हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो कह देंगे 2n+1λ/2 और यहाँ पे हम कह देंगे n λ। तो तुम कहोगे सर n λ में n की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या होगा, n λ में n की वैल्यू 0 रख दोगे तो मतलब पाथ डिफरेंस है ही नहीं। मतलब इसका क्या होगा, 1 की वेव को 1 के साथ ही कपल कराना। जब यहाँ पे पाथ डिफरेंस होगा ही नहीं मतलब 1 को 1 के साथ कपल कराना, तो तब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो साफ साफ यहाँ पे नजर आ रहा है, जब आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में ये फॉर्मूले गाए हैं, ये फॉर्मूले पढ़े हैं, जहां पे n की वैल्यू तुम 0 से स्टार्ट कर देते हो, 0 1 2 3 जो भी स्टार्ट कर देते हो, ये फॉर्मूले तुम एक्सपेरिमेंटली भी निकाल सकते हो और फॉर्मूले तुम यहां से भी समझ के दिखा सकते हो कि ऑब्जर्वेशन निकालो, ऑब्जर्वेशन तुम्हारे पास कंस्ट्रक्टिव एक तुम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। वेरी गुड अमरनाथ, बहुत बढ़िया। क्या आपको ये कहानी समझ में आई है क्या, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की कहानी क्या आपको समझ में आई है क्या, बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। क्या आपको ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला, ये सारी कहानी, ये रायता पायता जो भी है वो समझ में आया है क्या, बेटा बताइए। वेरी गुड। डिस्ट्रक्टिव में n 0 हो जाता है भाई, हाँ यस। डिस्ट्रक्टिव में n की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा, देखो डिस्ट्रक्टिव n की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा, n की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा, पीछे कर लेता हूं मैं। यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखोगे तो n की वैल्यू, अभी देखो, अरे मैं यही तो समझा रहा था भाई, अगर n की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हो तो ये तो कट गया, तो λ/2 और ये रहा λ/2, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे n की वैल्यू को 0 पुट करते हो, n की वैल्यू को 0 पुट करते हो तो वैल्यू आएगी 0, तो वैल्यू आएगी 0, तो मतलब है वो 1 की कपलिंग 1 के साथ करा देना। ठीक है, समझ में आया। एक तबीयत तो ठीक नहीं है, लोड्स ऑफ यूट्यूब वीडियोस, क्या कह रहे हैं। वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझते रहिए, जबरदस्त चीजें हैं, बहुत बढ़िया चीजें हैं। यस सर, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो ये ही मैं समझाना चाह रहा था, मैंने कहा था कि रट्टाबाजी ठीक है, ब्रेक्स लो n λ, देखो करना अपने अल्टीमेटली n λ 2 sin थीटा है, पर उसको समझने से पहले सारी कहानी समझना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। आगे जाके आप XRD पढ़ेंगे, NMR पढ़ रहे हो, IR पढ़ रहे हो, हर जगह ये स्टार्टिंग फिनोमिनन है, सब हर जगह वेव्स है, वेव्स की कहानी सेम होती है। मैं वेव्स ही समझा रहा हूं आपको सब जगह। चलिए अब आगे समझते हैं। तो कुल मिला के ये समझ में आया कि जब डिफ्रैक्शन, तो समझ गए हमारे पास क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है मल्टीपल रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन इन केस ऑफ मीडियम जब डिफरेंट हो।
बट अगर मैं बताता हूं इंटरफेरेंस की बात, तो इंटरफेरेंस में अल्टीमेटली हमें लास्ट में क्या कहानी समझ में आई, इंटरफेरेंस से पहली बात तो हमें समझ में आई कि कब इंटरफेरेंस होगा, जब उनकी दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो नियरली इक्वल होनी चाहिए। एग्जैक्टली भी हो सकती है, एग्जैक्टली होगी तो मोनोक्रोमेटिक, अगर एग्जैक्टली नहीं हुई तो मल्टीपल वेवलेंथ वाली केस हो जाएगी। चलिए दूसरी कहानी, इंटरफेरेंस दो टाइप के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आएगा मेन, मैं यहाँ पे जो आपको मुद्दा समझाना चाहता हूं, सामने देखिए। तुम कह रहे हो बार बार सर आप डिफरेंस कराए जा रहे हो, इसलिए कराए जा रहा हूं कि मुझे यहां से अब कंक्लूजन आपको बताना है, और वो कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जरा समझती है, हर एक बात का यहाँ पे एक मीनिंग है मेरे करवाने का। कंस्ट्रक्टिव फटाफट कराओ, कंस्ट्रक्टिव कब होगा, जब सेम फेज में मिलाएंगे, सेम फेज में मिलाएंगे तो कंस्ट्रक्टिव होगा। तो क्या होगा, सेम फेज में जब मिला तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, कोरस्पोंडिंग एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। ऐसे ही कब होता है, जब पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर होता है, एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर सकते हो। डिस्ट्रक्टिव जब डिफरेंट फेज होगा, बिल्कुल सही बात है, मैं फटाफट करा रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी बार बार बता चुका हूं। दूसरी बात डिस्ट्रक्टिव फेज होगा, दूसरी बात यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। कब कब होगा, जब पाथ डिफरेंस जो होगा वो 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा। ये सारी कहानी मैं आपको बार बार करा चुका हूं। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज यहां से समझाना चाह रहा हूं वो क्या है, ये रही वो आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। चलिए मैं आपको एक्सआरडी समझाता हूं। मैंने कहा एक्सआरडी मतलब एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, पाउडर एक्सआरडी मतलब एक एक्सरे डिफ्रैक्शन। मेरे पास यहां पे एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें डिफ्रैक्शन वगैरह जो चीजें होती है, हमने बताया कि एक्सआरडी का जब ग्राफ हम पढ़ते हैं, एक्सआरडी का जब हम ग्राफ पढ़ते हैं तो ग्राफ में मैंने बताया था ये 2 थीटा वर्सेस इंटेंसिटी होती है वाई एक्सिस में, इंटेंसिटी मतलब हाइट कितनी भी जा सकती है। और हमने कहा एक्सआरडी का ग्राफ जो है बहुत ही भद्दा टाइप का आता, मतलब यहाँ पे बड़ी बड़ी पिक्स भी होती है, छोटी छोटी पिक्स, बहुत सारी पिक्स होती है, बहुत छोटी छोटी, जैसे डिस्टर्ब ग्राफ आपने देखा होगा अगर आपने किसी ने एक्सआरडी किया है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं 0 डिग्री स्टार्ट, कुछ भी स्टार्ट करता हूँ किसी भी एंगल से। जनरली एक्सआरडी का जो ग्राफ होता है हम 10 डिग्री से 80 डिग्री के बीच में अच्छा मानते हैं, बाकी 0 से 10 और 80 से अबव वाले जो ग्राफ होते हैं उसमें डिस्टर्बेंस ज्यादा होता है। ले तो आप 0 से 180 कितना भी ले सकते हो, बट 10 से 80 का ही प्रेफर किया जाता है क्योंकि उसमें चीजें जो होती है वो ठीक ठाक होती है। तो मेरा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, और वो क्वेश्चन ये है कि ये बड़ी बड़ी पीक्स जो आप देख रहे हो, ये बड़ी बड़ी पीक्स जो आप अच्छा पहला क्वेश्चन, किसी भी ग्राफ में कौन सी पीक काम की होती है, बड़ी पीक या छोटी पीक? ऑब्वियसली आंसर है जितनी बड़ी पीक होगी, जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा वो उतना अच्छा ऑब्जर्वेबल है और उतना अच्छा ही उसका यूज है। दूसरी बात, अगर वो उतना अच्छा ऑब्जर्वेबल मतलब बड़ी की पीक की ज्यादा कीमत है, बड़ी पीक की यहां पे ज्यादा कीमत है, अच्छा समझ में आता है। छोटी पीक का डिस्टर्बेंस हम काउंट करते हैं, छोटी पीक डिस्टर्बेंस होता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे, मान लीजिए मैं डिटेक्टर हूं, डिटेक्टर मतलब मैं एक आदमी हूं, डिटेक्टर हूं। एक तरफ मेरे सामने से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की रिजल्टेंट वेव आ रही है और दूसरी तरफ से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की रिजल्टेंट वेव आ रही है। मतलब एक तरफ से बड़े बड़े एम्पलीट्यूड की वेव आ रही है, मैं डिटेक्टर हूं, डिटेक्टर हूं, मैं डिटेक्टर हूं, सुनना ध्यान से, बड़े बड़े एम्पलीट्यूड की वेव आ रही है, और एक तरफ से छोटे छोटे एम्पलीट्यूड की वेव्स आ रही हैं। तो मैं किसको इजीली ऑब्जर्व कर पाऊंगा, किसको इजीली कैप्चर कर पाऊंगा और किसको कम कैप्चर कर पाऊंगा? तो कॉमन सेंस की बात है, जितनी बड़ी इंटेंसिटी की पीक होगी, जितना अच्छा इंटेंसिटी मेरे पास पहुंचेगा, इंटेंसिटी नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और एम्पलीट्यूड के टर्म्स भी हो सकती है, जितना अच्छा एम्पलीट्यूड, जितना अच्छा इंटेंसिटी मेरे पास पहुंचेगी उतना अच्छा ऑब्जर्वेबल होगा, और जितना कम इंटेंसिटी मेरे पास पहुंचेगी उतना वीक ऑब्जर्वेबल होगा। तो पहली कॉमन बात, एक्सआरडी के ग्राफ में जनरली जो बड़ी बड़ी पीक्स पाई जाती हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की होती हैं, और एक्सआरडी के ग्राफ में जो छोटी छोटी पीक्स पाई जाती हैं वो जनरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की होती है। हाँ, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये सारी छोटी छोटी जो होंगी वो डिस्ट्रक्टिव होगी, नहीं, ये बिल्कुल नहीं कह रहा। छोटी छोटी के बहुत सारे रीजंस होते हैं, उनमें से एक रीजन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बड़ी बड़ी के यहाँ पे जो भी रीजंस, बड़ी बड़ी में सारे के सारे यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के होते हैं। इनफैक्ट तुम कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करोगे, कपलिंग में हमेशा दो टाइप के इंटरफेरेंस होंगे, एक होगा कंस्ट्रक्टिव, एक होगा डिस्ट्रक्टिव। और तुम जानते हो कंस्ट्रक्टिव का इंटेंसिटी मेरे पास ज्यादा हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी मेरे पास कम होगा। तो दोनों में से ऑब्जर्व करना कंस्ट्रक्टिव को अच्छा है। तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि जब जब कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे
तो तुम किसको प्रायोरिटी दोगे, कंस्ट्रक्टिव को प्यार करोगे या डिस्ट्रक्टिव को प्यार करोगे? फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि तुम्हें कौन सी ज्यादा अच्छी लगेगी, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। ऑब्वियस ही बात है, अपने को अपने काम से मतलब है, दुनिया पूरी मतलबी है और हम भी मतलबी है, और मतलबी है तो भाई हम डिस्ट्रक्टिव को नकार देते हैं और कंस्ट्रक्टिव को अपना लेते हैं। क्यों अपनाते हैं? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव हमें अच्छा रिस्पॉन्स या अच्छा ऑब्जर्वेशन देती है कंपैरिजन टू डिस्ट्रक्टिव। तो फटाफट बताइए कि कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम जब बात करते हैं तो हमेशा जो तुम वो चिल्लाते रहते हो कि ये कपलिंग होगी कपलिंग होगी, वो कपलिंग हम बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं कि वो कंस्ट्रक्टिव वाली होगी। अरे बाप रे, 9:30 हो गए क्या? मतलब अब तुम जो है ना, कंस्ट्रक्टिव को प्यार हो गया, डिस्ट्रक्टिव ने कोई पाप कर दिया क्या भाई? खाना खाते खाते कमेंट कर रहा हूँ राहुल कुमार, बहुत बढ़िया भाई। कंस्ट्रक्टिवली ऑब्वियसली। हाँ हाँ नीतीश नोयन, अभी बताता हूँ, बहुत सारी चीजें आएंगी भाई, बड़ी जबरदस्त बजर चीजें हैं यार। तो अब एक कॉमन सेंस का, अभी आपको सबको आंसर मिल गया, कंस्ट्रक्टिव हमारे लिए बहुत बढ़िया है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सामने प्लीज देखिए, सुनिए, समझिए, देखिए भाई। अगला क्वेश्चन मेरा आपके सामने है कि जब जब ब्रैग्स लॉ पे क्वेश्चन आता है, देखिए हमने ब्रैग्स लॉ की शुरुआत भी नहीं की है अभी तक। जब जब ब्रैग्स लॉ पे क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा एन लैम्बडा इज इक्वल टू 2d sin थीटा क्यों लगाते हैं? एन लैम्बडा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली कंडीशन ही क्यों लगाते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली कंडीशन क्यों नहीं लगाते हैं? एक गजब की बात बताता हूं, ब्रैग्स लॉ दोनों ही होते हैं, कंस्ट्रक्टिव वाला भी डिस्ट्रक्टिव वाला भी। ब्रैग्स लॉ होता है कि पर्टिकुलर एंगल पे मुझे पीक मिल जाना, तो वो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन हो तब भी मिलती है और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन हो तब भी मिलती है। पर हम एन लैम्बडा वाला ही फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं? 2n+1 लैम्बडा बाई 2 वाला फॉर्मूला क्यों यूज नहीं करते? ब्रैग्स लॉ दोनों के कोरस्पॉन्डिंग होता है। तो हम वो जो तुम रट्टा मारते रहते हो एन लैम्बडा, वो क्यों यूज करते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर देके बताइए। वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला कई बार हाँ मैनुअली तुमसे पूछ लेता है कि डिस्ट्रक्टिव के लिए बताइए क्या होगा, तब बड़ा यूज करते हो उसको। क्यों? वो ब्रैग्स लॉ क्या? हाँ यस, वो भी ब्रैग्स लॉ है, वो भी एक्सआरडी का प्रिंसिपल है, पर यूज जब करने को बोले तभी करते हैं, अदरवाइज हम हर जगह पे ब्रैग्स लॉ में एन लैम्बडा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? कमेंट बॉक्स में टाइप कर बताइए क्यों तुम एन लैम्बडा को इतना प्रेफरेंस देते हो? क्यों? याद करना इजी है इसलिए क्या? तो ये जो सारी कहानी है वो तुम फॉर्मूला क्यों लगाते हो जिसको तुमने आज तक रट्टा मारा है, वो सारी कहानी जो जनरेट होती है वो इस इंटरफेरेंस से ही जनरेट होती है। और आई होप अभी आपको वो समझ में आ गया होगा कि उस एन लैम्बडा का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि वो क्यों इंपॉर्टेंस है। फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके, मुझे आंसर नहीं मिला तुम्हारा। लाइक वाइक ठोकते रहो, जो बच्चे नए आए हैं सब्सक्राइब करते रहो जबरदस्त मजे से, सब्सक्राइब करो भाई। और फिजिक्स वाले अपने दोस्तों को लेके आओ, 15 अगस्त से तुम्हारा धुआंधार स्टार्ट होगा प्रोग्राम। यस वेरी गुड वेरी गुड, यस जावेद बहुत बढ़िया। यही तो बोला सुमित कुमार, बाय डिफॉल्ट आप कंस्ट्रक्टिव वाला फॉर्मूला क्यों यूज करते, डिस्ट्रक्टिव वाला क्यों यूज नहीं करते? इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि कंस्ट्रक्टिव वाले के कोरस्पॉन्डिंग जो पीक्स आती हैं वो बड़ी बड़ी आती हैं और उन्हीं को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव की देखो, ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रक्टिव हमेशा छोटा पिक देगा, कई बार वो रेलिवेंटली ठीक ठाक देता है, बट डिस्ट्रक्टिव की पिक्स छोटी आती हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। और जब इन्फॉर्मेशन ही अच्छी नहीं मिल रही है तो मैं उसमें क्या ही क्वेश्चन या उसको क्या ही कोरिलेट करूं। चलिए भाई, आई होप आप सबको ये कहानी समझ में आ चुकी होगी। ब्रैग्स लॉ की क्लास थी, ब्रैग्स लॉ की शुरुआत भी नहीं हुई है और कम से कम 2 घंटे खत्म होने वाले हैं, 1 घंटा 40 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। आई वॉज फर्स्ट ई। तो राहुल, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है और ऐसी ज़बरदस्त क्लासों के लिए आपको केम अकेडमी से और उम्मीदें हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को बोलना, बहुत मज़ा आता है।
CAPL का प्राइस कब अनाउंस होगा? अरे टीम तो फाइनलाइज अब हुई है, प्राइस भी अनाउंस कर देंगे, डोंट वरी। चलिए भाई, क्या आपको इस सारी कहानी समझ में आई है? तो ये पूरी कहानी थी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, जो हमने यहाँ पे समझी, जो जिसका रोल जो है वो ब्रेक्स लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ब्रेक्स लॉ में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है जानने के लिए देखिए मेरी अगली क्लास, जहाँ पे मैं ब्रेक्स लॉ की शुरुआत कराऊंगा और ब्रेक्स लॉ के रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा और बताऊंगा आपको सीजियम क्लोराइड में BCC यूनिट सेल क्यों नहीं होता, जिसका एक्सप्लेनेशन देता है ब्रेक्स बाबा। और ब्रेक्स बाबा कहते हैं कि सीजियम क्लोराइड में BCC नहीं होता, उसके अंदर वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि SCC यूनिट सेल होता है। ये हमें ब्रेक्स बाबा बताते हैं, और जो ब्रेक्स बाबा कराते हैं मतलब वो XRD कहता है, XRD मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ब्रेक्स बाबा ने जो बोल दिया मतलब वो पत्थर की लकीर है, वो आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए भाई। सुमित कुमार, अरे समझ में आ गया, बहुत बड़ी बात है, लोगों को समझ में नहीं आता। ये थोड़ा फास्ट करते तुम्हारे पर्रे ऊपर उड़ जाते, ऐसे सर के ऊपर जाता। ब्रेक्स बाबा विल कम इन नेक्स्ट क्लास टू वॉच ब्रेक्स बाबा हाउ सीजियम क्लोराइड विल बिकम SCC नॉट BCC। देन प्लीज वॉच माई नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम ब्रेक्स बाबा की शुरुआत करेंगे, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को समझेंगे और सीजियम क्लोराइड की कहानी को पढ़ेंगे। क्लास खत्म होने को है, हो ही जाएगी। और अब आप जो है एक बार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जानने के लिए मिलते हैं ब्रेक्स बाबा को नेक्स्ट क्लास में। सुमित भाई, डिफरेंस होता है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग मी, उनकी कैप्चरिंग पावर में डिफरेंस होता है। आई एम ए टीचर नॉट मैं तेरे मन की भावनाओं के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाऊंगा भाई। यहाँ पे डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है कि हम सबको देख के पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बड़ा, अरे ये आ गया तुम्हें, बहुत बड़ी बात है। चलिए भाई, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बच्चों। तो ये कुछ फिजिक्स का फिनोमिनन था जो हमने बैकग्राउंड में समझा, क्योंकि सॉलिड स्टेट जो है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों को कोरिलेट करती है। अगर आपका कोई फिजिक्स का बच्चा है जो जैम देना चाहता है तो भाई समझ लो, ये जितना मैंने अभी तक लेक्चर लिए हैं, कौन सा लेक्चर आई डोंट नो, 13 14 जो भी लेक्चर है, ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके फिजिक्स में भी बनते हैं, आप उनको देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों। वेस्ट सर का थर्मोडायनेमिक्स कब आएगा? जल्दी ही आएगा भाई। थैंक यू सो मच बच्चों। कल वेस्ट सर की नॉन स्टॉप 6 घंटे की क्लास है, मैराथन क्लास। पिछली बार जो गड़बड़ की थी आप लोगों ने वो इस बार मत करना, ठीक है? चुपचाप क्लास में अपनी अटेंडेंस मेंटेन करके रखना, वो तो आप जानते हो, वरना फिर आप बाद में रोते रहोगे क्लासेस के लिए। आप देख लो खुद ही है, आपको क्लास उनका कंटिन्यू कराना, कितना कंटिन्यू रेगुलर लगवाना, वो आप लोगों पे ही डिपेंड करता है। और आप लोग अपने आप में ही अगर ऐसा करेंगे तो फिर क्या बढ़ेगा भाई, दिक्कत हो जाएगी फिर तो। चलिए भाई, थैंक यू सो मच। हाँ देखिए, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। तो ठीक है भाई, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमने इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, ये बहुत सारी चीजें समझी है, और इन सारी चीज का रिलेशन जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में जब हम ब्रेक्स लॉ पढ़ेंगे तब किया जाएगा। हालांकि आपको हल्का सा मैं इंट्रोडक्शन देता हुआ जाता हूँ। आपने देखा होगा ब्रेक्स लॉ में ऐसा ऐसा हमने बहुत सारे लेयर्स बना के रखते हैं, एक वेव आती है चली जाती है, दूसरी वेव आती है चली जाती है, इस तरीके से। तो देखना, इधर से आ रही है सोर्स से मोनोक्रोमेटिक लाइट, बंच आ रहा है यहाँ पे। ये जो सुनिए, वहां पे हम जो प्रिज्म में कहते थे आई लाइट और डिफ्रैक्ट हो गई, ये वाली कहानी हम कहते थे यहाँ पे होती थी। तो सुनिए, ये एक क्रिस्टल का प्लेन है, प्लेन का सेट है, पैरेलल प्लेन का सेट, यानी मिलर इंडिसेस है। तो ये वाली कहानी यहाँ पे, ये जो प्रिज्म की कहानी है यहाँ पे, ये क्रिस्टल परफॉर्म करता है, यानी यहाँ पे एक बंच ऑफ वेव जो आती रहती है, उनको डिफ्रैक्ट कराने का काम, कौन करेगा? यहाँ प्रिज्म कर रहा है, और यहाँ पे कौन करेगा? यहाँ पे करेगा ये क्रिस्टल के प्लेन्स। यहाँ पे क्रिस्टल के प्लेन्स जो हैं इनको डिफ्रैक्ट कराएंगे। डिफ्रैक्ट कराने के बाद जब ये क्लोज्ड स्पेस में ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पे ही होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। काम का कौन सा? डिटेक्टर के काम का है कंस्ट्रक्टिव, इसलिए मोस्ट ऑफ हम इसको ही पढ़ते हैं। तो मैंने आपको हल्का सा जानकारी दे दिया कि कैसे ये नेक्स्ट क्लास में कोरिलेट होगा आज की क्लास से। यहाँ पे जो प्लेन्स है, यहाँ पे जो प्रिज्म है, दोनों सेम काम कर रहे हैं, किसका? डिफ्रैक्शन का। यहाँ पे हो रहा है डिफ्रैक्शन और यहाँ पे हो रहा है इंटरफेरेंस। यही कहानी थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। अब इंटरफेरेंस में कौन काम का? कंस्ट्रक्टिव काम का। क्यों काम का? बड़ी पीक्स देता है। सारी कहानी हमें समझ में आई है। कल केमिकल बॉन्डिंग की नॉन स्टॉप 6 घंटे क्लास है। अपना डाटा बचा के रखना, डाटा अपना कैसे भी करके मैनेज करके रखना, मुझे नहीं पता। कल क्लास 3 बजे स्टार्ट हो जाएगी पर वेद सर की, और आपकी 9 बजे तक क्लास चलती रहेगी नॉन स्टॉप। और
ध्यान रखना आपकी जनता आपके हाथ में, ठीक है, आपकी क्लास आपके हाथ में, कितनी लगवानी है, अपनी मेंटेनेंस अटेंडेंस मेंटेन करके रखना। चलिए भाई, थैंक यू सो मच बच्चों साथ बनने के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ आगे तक, लंबे समय तक। बहुत मजा आता रहेगा जैसे हमने आज मजा आया भाई। 3 बजे है। एजेंट भी आ रहा है। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। क्लासेस और इस सैटरडे को फिजिकल डे का A to Z लेक्चर। पिछली बार बहुत थोड़ा सा क्या हुआ था कि हम लोग भी थोड़ा नींद वींद में थे, तो 2 पार्ट में मजा नहीं आता, एक पार्ट में ज्यादा मजा आता है। तो इस बार वेश सर भी आएंगे A to Z के लेक्चर में, ध्यान रखना। फिजिकल के A to Z के लेक्चर में वेश सर भी आएंगे, ध्यान रखना इस बात का। सैटरडे को फिजिकल का जबरदस्त A to Z का क्लास होगा, सिर्फ A to Z होगा और कुछ नहीं होगा। A to Z का क्लास होगा जबरदस्त धमाकेदार। 100-150 क्वेश्चन एक ही क्लास में कराए जाएंगे एक साथ, जिसमें मैं, वेश सर, प्रवीण सर और कौन कौन से हमारे फिजिकल की टीम जो भी है, प्रिया मैम, पायल मैम और जितने भी हमारे फिजिकल के लोग हैं वो सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और आपको मजेदार जबरदस्त। पर इस बार के फिजिकल डे में एक बात ध्यान रखना, स्पेसिफिकली वो चैप्टर आएंगे जिनका एग्जाम में कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, जैसे भारी भारी टॉपिक, थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम, ग्रुप थ्योरी और आपके कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रो थर्मोडायनेमिक्स हो गया, काइनेटिक्स हो गया, मतलब भारी भारी सॉलिड जैसे चैप्टर, बड़े बड़े चैप्टर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब ग्रुप क्लास में पहली बार आप वेश सर को मिलेंगे जबरदस्त तरीके से मस्ती करते हुए। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय। सर 12th वालों को देखनी चाहिए या नहीं सॉलिड का सेशन है? मुकेश लोहान, बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहिए, बहुत ही मजा आएगा। मैंने बिल्कुल 0 से स्टार्ट कराया, आपको बिल्कुल सब कुछ पसंद आएगा, सब कुछ समझ में भी आ जाएगा, डोंट वरी, आप देख सकते हैं। मुकेश, थैंक यू सो मच। यस, प्रेजेंट होना जरूरी है। थैंक यू सो मच बच्चों। लाइक वाइक ठोकते रहे भाई, सब्सक्राइब करके जाए चैनल को, नहीं करेगा तो पिटोगे मेरे से। सब्सक्राइब दी चैनल। और तुम सब जो को मैं आपको 1000 बार समझा चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में जो तुम एक्स्ट्रा प्यार श्यार की बातें करते रहते हो, उससे अच्छा लिखा करो, लाइक सब्सक्राइब शेयर सबके सब टाइप किया करो, ताकि जो नए बच्चे आए उनको भी कुछ ना कुछ सब्सक्राइब करने को मिले। थैंक यू सो मच बच्चों। CAPL में आज सिर्फ इन्फॉर्मेशन आएगी कि आगे टीम का सिलेक्शन या टीम कैसे, मैच कैसे चलेगा, क्योंकि तुमने इतना चेंज करा दिया गेम, तो मुझे टोटली ही चेंज करना पड़ गया। चलिए भाई, थैंक यू सो मच।